सन्नाटे को चीरती फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। वो जो पहले ही हवास बाख्ता सी डरी सहमी नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, इस अचानक इब्तदा पर बेसाख्ता बुलखलाकर एक तवील और अरीज चीख इसके मुंह से बरामद हुई। फिर इस चीख का गला बड़ी बेदर्दी से इसके मुंह पर हाथ रख के घूंट दिया गया और साथ ही अंग्रेजी में नहायत ही सफाक लहजे में कहा गया, खबरदार कोई हरकत की या आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। और वो बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, बाकी कसर इसके सफाक लहजे ने निकाल दी। इससे तो खौफ के मारे पीछे मुड़ के ये तक ना देखा गया कि इसे धमकाने वाला जलाल आखिर है कौन। वो दस्तूर इसके मुंह पर हाथ रखे इसे घसीटता चंद कदम पीछे हटा और फिर दूर लाकर जोर से जमीन पर पटकता हुआ बोला, बगैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ लेटी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है, अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी पथरीली और खुदरी ज़मीन पर पटक जाने पर अपने बाजू से निकलता खून ही देखती रह गई और वो दोबारा आगे बढ़ गया। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सज़ा है? इतने वीरान और खौफनाक जंगल में इतने ही खौफनाक आदमी से पाला पड़ा है। या अल्लाह मदद फरमा। वो खामोशी से आंसू बहाती अपनी चोटें सला रही थी जब वो वापस आता दिखाई दिया। आयला ने दूर से ही इसे अपनी सिमत आते देखा तो नए सिरे से सहम गई। इसकी खौफनाक सी धमकी इसे बुरी तरह खौफजदा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरे इतने दिनों की मेहनत ज़ाया होगी स्टूपिड लड़की। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें इतनी बेतुकी सी चीख मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर इतनी ही डरपोक हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? जाकर अपने घर बैठो आराम से। वो इसके ऊपर खड़ा इसे घूरता हुआ बोल रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे इसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। 3 दिन से इसकी ताक में था, आज जाकर ये सुनहरी मौका मेरे हाथ आया था, पर तुम पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गई ना। यूँ फजूल तरीके से चीखती हो ना। वो चौंकता, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया और गोली इसकी टांग में लगी। वो बुरी तरह इस पर बरस रहा था और वो खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। ज़ख्मी शेर को तो यूँ छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो मेरी बजाय वो मेरी ताक में होगा। आखिर इसे अपने ज़ख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद कलामी करने में मसरूफ़ था। वो कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना भूलकर बस ज़ख्मी शेर के नाम पर दहल गई। इसकी खौफ से फैली आंखों पर नज़र पड़ी तो तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला, तुम तो अपनी खैर मनाओ। क्या पता तुम मेरी बजाय तुम ही इसके हत्थे चढ़ जाओ। बड़े अयार है, 3 दिन से मुझे नचा कर रखा हुआ है। कुछ तुम्हें भी सज़ा मिले यूं बेमौका चीखने की। और फिर इसके जवाब में इंतज़ार किए बिना वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है और वो मुझे इसी से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी आखिर है तो इंसान, ना चाहे जलाद नुमा ही सही, इस ज़ख्मी शेर से तो बेहतर है ना। अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा? इसे सोच का जहन में आना था कि वो जो इतनी देर से मुस्तकिल एक ही एंगल में बैठी थी उठ के इसके पीछे भागी। चीख कर इसे कसदन आवाज़ नहीं दी। वो पहले ही इसके चीखने से चिढ़ा हुआ था। वो बड़ी सुस्त रवि से चल रहा था, इसलिए आयला ने 2-4 सेकंड में ही इसे जा लिया और फूली हुई सांस से इससे मुखातिब हुई, देखिए मैं यहाँ रास्ता भूल कर आ गई हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दें तो। वो जो इसके भाग कर अपने पीछे आने पर हैरान था, इसकी बात सुनकर बेनियादी से बोला, अव्वल तो मुझे खिदमत खलक का कोई शौक़ नहीं, दुआएं अगर होता भी तो तुम्हारी तो हरगिज़ ना करता। मेरी तरफ से माजरत। इस पर एक सख्त गुस्से से भरपूर निगाह डालकर जैसे ही आगे बढ़ा, आयला ने इसके सामने आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। आपको इंसानियत का वास्ता, देखिए मैं जानबूझकर नहीं चीखी थी। आप मुझे माफ़ कर दें। मैं इस खौफनाक जंगल में खौफ और दहशत से ही मर जाऊंगी। इसके सामने वो हाथ जोड़े खड़ी थी, आंखों में इल्तिजा थी। वो 2-4 मिनट इसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़ता हुआ बोला, आओ। वो जितनी देर से उम्मीदों मैम की कैफियत में खड़ी थी, एकदम पुरसकून होकर इसके पीछे चल पड़ी, जबकि वो इस बात से कतन बेनियाज नज़र आ रहा था कि वो इसके पीछे आ रही है या नहीं। आयला तकरीबन भाग रही थी, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी पीछे थी। भागते भागते इसकी टांग बुरी तरह शल हो गई थी, सांस फूल गया था, लेकिन वो फिर भी भाग रही थी, यूं जैसे इससे खौफ हो कि वो इसे छोड़कर चला जाएगा। इसे शायद ऐसे भागते दौड़ते आधा घंटा गुजर गया था जब वो एक जीप के पास जाकर रुक गया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसने साथ वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। आयला के बैठते ही इसने जीप फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दी। इसे शायद हर काम तेज़ रफ्तार करना पसंद था।
तेज़ चलना, तेज़ गाड़ी चलाना और तेज़ आवाज़ में बोलकर सामने वाले को दहलाना। इसकी तरफ तो इसने सरसरी सी नज़र भी नहीं देखा था, जबकि वो चोरी-चोरी कितनी बार इसकी तरफ देख चुकी थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक ही जैकेट, लॉन्ग शूज़, कंधे से लटकती राइफ़ल, जैकेट की जेब में ठूंसा रिवॉल्वर और पैंट की जेब में अड़ेसा खंजर। वो शायद कोई प्रोफेशनल शिकारी था, इसलिए यारा की जीप चलाने का अंदाज इसके चेहरे के तासरात बता रहे थे। वो इस जगह और यहाँ के हालात से मुकम्मल आगाही रखता है। आयला के दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। शुक्र है दुरुस्त बंदे के पास पहुँच गई। अगर ये भी मेरी तरह अनजान आदमी होता तो मैं तो गई थी काम से। वो इसका मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद सोच रही थी। इसी वक्त जीप एक झटके से रुकी। इससे कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से जीप से नीचे उतरा और सामने नस्ब खैमे का पर्दा उठाकर अंदर चला गया। वो इसकी बदतमीज़ी पर खुलकर रह गई। इतना बेहुदा और बदतमीज़ इंसान है ना, अगर मदद कर ही दी थी तो कुछ इंसानियत का सबूत तो दे दे। वो वहीं जीप में बैठी जल रही थी। जब यूं ही बैठे बैठे 10-15 मिनट गुजर गए और वो दोबारा बाहर ना निकला तो मजबूरन वो खुद जीप से नीचे उतरी और बिन बुलाए मेहमान की तरह खैमे में दाखिल हो गई। इससे अपनी इस बेशर्मी पर सख्त ताव आ रहा था, लेकिन हालात का तगाजा था कि गधे को बाप बना लिया जाए, इसलिए इसने चेहरे की तासुरात भी दोस्ताना रखे। इसका खैमा क्या था, पूरा लग्जरी बेडरूम था। कम से कम इसने ज़िंदगी में जितने खैमे देखे थे इस सब से मुख्तलिफ था। पूरा खैमा तो वॉल टू वॉल कारपेटेड था, मैरून कलर का कलीन, आरामदा कलीन जिस पर सब्ज़ और सुनहरी प्रिंट था, सिंगल फोल्डिंग बेड जिस पर हल्के नीले रंग की चादर बिछी थी और साइड पर फोल्डिंग चेयर रखी थी। ज़रा आगे एक मेज़ थी जिस पर टाइम पीस, टेप रिकॉर्डर, 2-4 किताबें और सिगरेट की डिबिया रखी थी। बेड के सामने यानी खैमे की दूसरी दीवार के साथ 2 फ्लोर कुशन रखे थे, एक अदद डस्टबिन भी था और साथ ही एक मेज़ पर चूल्हा रखा था। इसी मेज़ पर 2-4 बर्तन और कुछ खाने पीने का सामान भी नज़र आ रहा था। या इलाही, ये कोई नवाब साहब हैं या शिकारी? इतने शाहाना अंदाज में तो किसी को शिकार करते नहीं देखा। ये साहब तो लगता है यहाँ मुस्तकिल क़याम फरमाते हैं। वो इसकी आमद का नोटिस लिए बिना अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ था। जब चाय बन गई तो आराम से फ्लोर कुशन पर टांगे पसार कर बैठ गया और सिप लेने लगा। अपनी इतनी सल्ट पे इसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई और जाए पनाह नहीं थी, इसलिए मजबूरन खुद को घसीटती वहीं करीम पर समाट कर बैठ गई। वो बड़ी मुश्किल से खुद को समझा रही थी और अपनी अना और ऊंची नाक को थपक थपक कर सुला रही थी। ज़रा सोचो सोचो, अगर ये ना मिलता तो क्या होता? वो ज़ख्मी शेर तो कब का मुझे चीर फाड़ चुका होता। इन हालात में इसका मिलना भी गनीमत है। वो मुसलसल खुद को समझा रही थी और वो बड़ी खामोशी के साथ इसे खुद से जंग करते देख रहा था। जब चाय पी चुका तो वही फ्लोर कुशन पर सर रख कर लेट गया। आयला ने 2-4 बार सर उठा के इसकी तरफ देखा, लेकिन इसकी बंद आंखों से पता नहीं चल रहा था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। काफ़ी देर गुजर गई। वो जब इसके साथ आई थी तो 4:30 बज रहे थे और अब 6 हो रहे थे। सुबह से वो जितनी मुश्किल हालात का सामना कर रही थी, अब थकन नडाल हो चुकी थी और कुछ गुनूदगी भी तारी हो रही थी। वो नींद को भगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस खैमे का आरामदा माहौल इसे कामयाब नहीं होने दे रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो एक कप चाय का बनाकर पी ले, लेकिन ऐसा करना इसके लिए जो शेर लाने के मुतरादिफ था, इसलिए खुद पर जब्त किए बैठी रही और फिर न जाने कब बैठे बैठे ही सो गई। घंटों मुंह में दिए वो गहरी नींद सो रही थी जब अचानक किसी चीज़ के गिरने से इसकी आंख खुल गई। एकदम हड़बड़ाकर सर ऊपर उठाया और नींद से बोझल आंखें खोलकर देखा तो वो चूल्हे के पास खड़ा नजर आया। शायद इसके हाथ से कोई बर्तन गिरा था। आयला ने घड़ी की तरफ देखा तो वो 9 बजा रही थी। वो जब से आई थी इसी जावे पर बैठी थी। टांगे बुरी तरह अकड़ गई थी, हाथ पाँव ठंडे बर्फ हो रहे थे। अचानक इसे महसूस हुआ इससे शदीद किस्म का चक्कर आ रहा है। वो टांगे सीधी करना चाह रही थी, शायद कमज़ोरी के बायस ऐसा भी ना कर पाई। इसे ख्याल आया कि इसने सुबह से एक कतरा पानी का नहीं पिया और अगर थोड़ी देर और कुछ ना खाया पिया तो वो बेहोश हो जाएगी। इतनी सख्त भाग दौड़ इसने कब की थी ज़िंदगी में, वो भी खाली पेट, लिहाजा इसका नडाल हो जाना फितरती था। वो वो ओपनर से टीन डब्बा खो रहा था। फिर शायद इसने इसमें से खुश्क मछली के टुकड़े निकाले और फ्राई करने लगा। भूखे पेट को खाने की खुशबू ने पागल कर दिया। वो नदीदों की तरह इसकी तरफ देखती रही। वो तो यूं लग रहा था जैसे वो यहाँ अकेला हो, इससे इसके वजूद से कोई सरोकार नहीं था। शायद अपने ख्याल में वो इसे अपने साथ लाकर काफ़ी
से ज़्यादा एहसान कर चुका था, लिहाजा मज़ीद किसी मरवत और मेहमानदारी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इसकी तरफ एक दोस्ताना मुस्कुराहट तक ना फेंकी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। मछली फ्राई होगी तो ब्रेड के एक स्लाइस पर मछली और दूसरे पर चीज़ स्लाइस रखकर 3 सैंडविच तैयार किए। इन्हें बहुत प्यार से पेट में रखा और अपने लिए कप में कॉफ़ी मिक्स करने लगा। जब कॉफ़ी तैयार होगी तो दोनों चीज़ें लेकर वही इसके पास फ्लोर कुशन पर आ बैठा और बोला, तुम खाओगी? और इसकी तो ये हालत थी कि इसे छीन कर खा जाती। खाली पेट सारी अना वना भूल गई। आज जिसने जाना कि भूख कितनी बड़ी बला है। शायद इसलिए लोग पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बामुश्किल अपने लड़खड़ाते और चकराते वजूद को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसकी ऑफ़र के जवाब में बगैर किसी तकल्लुफ़ के प्लेट से एक सैंडविच उठाया और यूँ खाने लगी जैसे इसके छीन जाने का ख़तरा हो। वो अपना खाना छोड़कर बहुत गौर से इसे देखने लगा, जो कहज़दा ज़दगान में से कोई लग रही थी। 2-3 नवालों में से इसने अपना सैंडविच ख़त्म कर लिया, मगर एक सैंडविच से तो इसका आधा पेट भी नहीं भरा था। इसने प्लेट इसके आगे की तो इसने फ़ौरन दूसरा सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। इस वक्त भूख के सिवा कोई बात याद ना रही। वो बेचारा जो अपने सैंडविच में से एक नवाला ले चुका था, वो भी इसके सामने रखी प्लेट में रख दी और अपने बैग से बिस्किट का एक पैकेट निकाल आया। जब तक इसे पैकेट खोला वो बड़े इत्मीनान से 3 सैंडविच खा चुकी थी। इसने पैकेट सामने किया तो शर्मिंदगी से शर्मिंदा सी होगी। पेट में अनाज गया तो सारी शर्म भी याद आ गई। इसे अपने नदीदेपन और बेख्तियारी पर अफसोस भी हुआ। बिस्किट की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर वो यूं ही सर झुकाए बैठी रही तो वो बोला, सॉरी, अगर कॉफ़ी पीनी है तो खुद उठकर बना लो, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी मेहमानदारी करूँगा। लहजा अच्छा खासा अकड़ा और रूड किस्म का था, लेकिन इसके लहजे पर नाराज़ होने की बजाय वो इसकी बात पर हैरान रह गई कि वो इससे उर्दू में बात कर रहा था। आप पाकिस्तानी हैं? वो कुछ जोश और खुशी से भरपूर लहजे में बोली तो वो अपने महज अखड़ लहजे में बोला, क्यों तुम्हें जापानी नज़र आता हूँ? क्या फजूल और अहमकाना सवालात से मुझे सख्त चिढ़ होती है। वो बिस्किट खाता हुआ बदतमीज़ी से बोला तो वो खोल कर रह गई। इस जंगली को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि ख़वातीन का एहतराम भी कोई चीज़ होती है। वो सोचती रही और वो कॉफ़ी पीते हुए दोबारा इससे लाताल्लुक़ हो चुका था। इसने तो इससे ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है और इतने खौफनाक जंगल में क्या कर रही है। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो कतन लापरवाह हुआ हो। अगर वो है तो ठीक, अगर वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उठा, प्लेट और कप वही चूल्हे के पास रखा और बाहर चला गया। काफ़ी देर हो गई और वो वापस ना आया तो आयला को घबराहट शुरू हो गई। वो बेख्तियार खामे से बाहर निकल आई। इर्द गिर्द फैला अंधेरा खौफ को दो चंद कर गया। सिवाय दूर दराज से आती चीखों की कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अजीब व गरीब आवाज़ें जाने किसी जानवर की थी या किसी और चीज़ की। वो खौफ से सुन खड़ी रह गई। चारों तरफ फैली तारीकी और घना जंगल जिसमें वो इस वक्त अकेली थी। इसने खौफजदा होकर रोना शुरू कर दिया। तभी इसे अपने नज़दीक कदमों की चाप सुनाई दी तो इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। क्या मुसीबत है? तुम्हें चीखने चलाने के अलावा कुछ नहीं आता? अजीब किस्म की लड़की हो। वो इसे बुरी तरह डांटता चलाता खैमे में घुस गया और वो आंसू पूछती इसके पीछे चली आई। इसके तमाम तर बदतमीज़ी के इसके होने से एक अजीब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। एकदम सारा खौफ ज़ाइल हो गया। इसने अंदर आकर इमरजेंसी लाइट ऑफ कर दी और कंबल तान कर लेट गया। कुछ देर तो खड़ी से देखती रही, फिर वही कलीन पर दोनों फ्लोर कुशन मिलाकर इनके ऊपर लेट गई और दुपट्टा पूरा खोलकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। भला हो इस फैशन का, इसने खुद से कहा, वरना ठंडी ज़मीन में ठठराक के मर जाती। लेटते हुए अभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे। वो आसपास आते जानवरों की आवाज़ इसे खौफजदा कर रही थी। इससे लग रहा था सब जंगल के जानवर मिलकर रो रहे हैं। घुप अंधेरा वीरान जंगल। इसके जहन में अजीब से वसवसे आने लगे। सुने, आप सो गए हैं क्या? अपने खौफ को कम करने के लिए बेख्तियार पूछ बैठी। वो जो मुंह दूसरी तरफ किए नीम गनुदगी में था झंझला गया। आप सोने देंगी तो सोऊंगा, फरमाएं अब क्या तकलीफ़ है? मुंह दूसरी तरफ किए वह जलकर बोला। इसका लहजा नज़रअंदाज करके अपनी परेशानी बताने लगी वो। हम यहाँ महफूज तो हैं ना? ऐसा ना हो हम सो रहे हों, कोई जानवर दरिंदा अंदर घुस आए, कोई सांप बिच्छू ही अंदर घुस आए। जवाब में इसने आसगी से अपने मुंह को इसकी तरह मोड़ा, मुस्कुराहट से बोला, जानवर अंदर क्यों आएंगे? इन्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं? आखिर मुल्क आलिया यहाँ ख्वाब खरगोश के
ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं। मैडम आप चारों तरफ से महफूज है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, आप आराम फरमाएं। इसके तंज़िया लहजे पर वो बुरी तरह तप गई, जबकि अपना मुंह दोबारा दूसरी तरफ करके सो गया। इसने आंखें बंद करके जितनी भी सूरतें थी याद पढ़ने लगी, अच्छी तरह पढ़कर खुद पर दम करने लगी। इस वक्त इससे ध्यान आया लैला और दानिश का सारा दिन अपनी उलझन परेशानी में गुजरने के बावजूद इनका ख्याल बराबर इसे परेशान करता रहा। पता नहीं इनका क्या हुआ होगा, या अल्लाह इनकी हिफाजत करना, वो जहाँ भी हों खैरियत से हों। कितने खुशबाश हम घर से चले थे, क्या पता था हमारी तफरीह ये करेगी। तो वो कल रात के सब मनाजिर सोचकर और खौफजदा हो रही थी। लैला इसकी चचाजाद बेहतरीन दोस्त थी जो इनके पुरजोर दावत पर आई थी। चचा की इकलौती बेटी क्या चचा के बकौल इनका बेटा था। वो थी भी मस्त मलंग लापरवाह, वह इसके नज़दीक ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी जिसमें एडवेंचर ना हो। वो घोड़े से लेकर जहाज़ तक चला लेती थी। एक चाची जान के अलावा सब इसकी हरकतों से खुश थे। इसको मर्दाना अंदाज बेतुकी हरकतें, उठते बैठते इसे आयला की मिसालें देती थी। लड़कियों को लड़कियों वाले काम करने चाहिए, आयला को देख लो, कुकिंग कितनी अच्छी करती है, बोलती भी नरम, तुम्हारी तरह नहीं। और देखो इसके अंदर कितना धीमापन और शाइस्तगी है। मगर लैला ही क्या, जिस पर कोई बात असर कर जाए वो चची की बात एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। दोनों की शख्सियत में बहुत फ़र्क था, फिर भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हर साल वो पाकिस्तान आते, साल की बातें एक साथ करते, एक साथ करने बैठ जाती। सारे ख़ानदान में इनकी दोस्ती को हैरत से देखा जाता। कहाँ लैला जीन शर्ट पहने वाली मुंह फट सी लड़की, और कहाँ आयला शलवार कमीज़ के ऊपर दुपट्टा फैलाकर कुर्ती फैलाकर रखती, संजीदा खामोश तबीयत। सब हैरान। बचपन से आज तक बेस्ट फ्रेंड थी। पिछले साल जब लैला कराची आ गई तो अगले साल तुम कीनिया आओगी। ये क्या बात हुई, हमेशा मैं ही आऊँ। अब जब ये पढ़ाई से फारिग हुई तो इसे बार बार आने का कहती। वो तो जाने के लिए बेचैन थी। असल मसला इजाज़त का मिलना था। अब्बू तो खैर मान भी जाते, मसला भाभी का था, जिनका ख्याल था किसके जाने से घर सूना हो जाएगा। घर में अफराद ही कितने थे, अगर तुम भी चलेगी अम्मी को घर काट खाने को दौड़ेगा। इसने लैला के तंग करने पर सब बता दिया कि वो क्या कोई इस मसले का हल निकाल सकती है, वरना चुपचाप बैठ जाए। दिल इसका भी बहुत था जाने का, पर क्या करती। मेरे इकलौते चाचा का घर आज तक मैंने नहीं देखा, वो खुद से अफसोस करती। पता नहीं लैला ने कैसे किन अल्फाज में चाचा को मनाया। इनका फ़ोन आया, मुझे आयला की बहुत याद आ रही है, इसको यहाँ भेजा जाए, टिकट वगैरह सब भेज दिया, कल तक आपको मसूल हो जाएगा। चाचा की ख्वाहिश के आगे कोई इनकार नहीं कर सकता था। जो अब तक अपने ना जाने की फातिहा पढ़ चुकी थी, खुशी से झूम उठी। नीज़ वहाँ पहुँचने पर सबने पुरजोर इस्तकबाल किया। लैला ने एक माह तक इसे भरपूर कंपनी दी। इनकी हर आउटिंग में दानिश भी ज़रूर था। लैला का तो दानिश के बगैर खाना भी हज़म नहीं होता। दानी हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं, तुम आ जाओ। दानिश हुक्म का गुलाम मरीज़ों को छोड़कर फ़ौरन हाजिर हो जाता। लैला का पिछले साल दानिश से निकाह हो गया था, रुखसती अभी नहीं हुई थी। लैला साहबा एमएस करने में मसरूफ़ थी। चाचा की तरह दानिश लोगों की फैमिली यहीं सेटल थी। दानिश भी लैला की तरह ही पैदा हुआ था। दोनों बचपन के दोस्त थे। कभी कभी दोनों की हाँ मांगी आयला को हैरान कर देती। दोनों की पसंद नापसंद सब एक जैसा था, एक जैसा रंग, एक जैसा म्यूज़िक, एक जैसा मौसम, किताबें, फिल्में, सब कुछ मिलता। शुरू में आयला को इनके साथ घूमना अच्छा अजीब सा लगता, ऐसे ही कबाब में हड्डी, लेकिन जल्द ही इससे गलतफहमी दूर होगी। इसने देख लिया ये आम जोड़ों की तरह रोमांटिक जुमलों का इस्तेमाल नहीं करते। ना दानिश ऐसी बात करता जिससे वो लाल पीली होती। इतना निराला कपल अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। हालांकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, शायद इनकी मोहब्बत का अंदाज दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। इसके साथ वो पढ़ाई में मसरूफ़, फिर भी आयला को मुकम्मल वक़्त देती। इसके थीसिस का मौजू था जंगली हयातात का तहफ़्फ़ुज़। इसने नया शोशा छोड़ा जिससे चच्ची का गुस्सा सातवें आसमान तक। आयला तुम भी इससे दूर रहो, इसका साया तुम पे ना पड़ जाए। लैला भी अपने इरादों में अटल थी। दोनों माँ बेटी में ज़बरदस्त ठानी। आयला बेचारी परेशान, किसके हक़ में बोले। चचा खामोश तमाशाई बैठे। बेटी की हमायत पर चची ने भी खरी खरी सुना देती, आप रहने दें, आपकी शय पर उल्टी सीधी हरकतें करती है। ससुराल में सास खुश नहीं होगी। मेरी बहू घोड़ा अच्छा दौड़ाती है, अच्छी साइकिलिंग करती है। शरीफ घरों की बहू बेटियों के लक्षण ये नहीं होते, मगर यहाँ मेरी सुनता कौन है। चचा इस दिन बेटी की हमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। जब
मिन्नत समाजत कुछ काम ना आया। लैला ने भूख हड़ताल कर दी, कमरे में बंद होगी। एक दिन तो चची ने परवाह नहीं की, दूसरे दिन फिक्रमंद हुई, मगर लैला अपनी जिद की पक्की इस वक्त तक कमरे से नहीं निकली जब तक इजाज़त नहीं मिली। फिर आखिर चची ने दे दी इजाज़त। वो खुशी से कमरे से निकलकर अम्मी के गले में बाहें डालकर शुक्रिया अदा किया। फिर इस तमाम किस्से के बाद लैला ने नया झगड़ा निकाला। आयला भी मेरे साथ जाएगी। चची पहली खफा थी, मजीद हो गई। मम्मी नाराज़ की, बिल्कुल फजूल है, मैं तफरी करने नहीं जा रही, ये मेरा रिसर्च वर्क है, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मेरा मौजू है, घर बैठे ये पास नहीं कर सकती, मुझे इसके लिए बराबर प्रॉपर रिसर्च करना होगा। मैं मुशाहिदा करूँगी इंसान की लापरवाही से जंगल कैसे तबाह हो रहा है, ये बहुत संजीदा मौजू है। मेरे साथ वाले सबका यही ख्याल है, ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मेरी तैयार करदा रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में धूम मचा देंगी। आपको खुश होना चाहिए, अल्लाह ने बहुत ज़हीन बेटी दी है। एक आप हैं, हर टाइम बदगुमान रहती हैं। आयला का साथ इसलिए कि मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, ये घर बोर हो गई है, इस बहाने तफरी हो जाएगी और ये और दानिश भी घूम फिर लेंगे। अफ्रीका के जंगलात की पूरी दुनिया में शोहरत है। आखिरकार इजाज़त मिल गई और दानिश भी साथ मिला हुआ था कि बगैर परेशानी कैसे जाने दें, क्योंकि वो अकेली नहीं होगी, वो भी साथ होगा। वो कोई खौफनाक जंगल का दौरा नहीं करने जा रहे थे, वहाँ खरगोश, जंगली बिल्लियों, चूहों, परिंदों के अलावा हिरन होंगे। चची जान अपने इकलौते दामाद को कैसे नाराज़ कर सकती थी, लिहाजा चेहरे से नाराज़गी के सार मटाकर आयला और लैला को जाने की इजाज़त दे दी। वो तो खुद पहले ही लैला के साथ जाना चाह रही थी। चची के खौफ से शौक का इजहार नहीं किया। इजाज़त मिलने की देर थी, इसने खुशी खुशी शॉल स्वेटर रख ली। सरे शाम वो रवाना हो गए। दानिश और लैला अगली नशिस्त पर थे और वो पीछे इनकी बातों में शरीक थी। लैला सारा वक्त इन लोगों को बुरा भला कहती रही जो जंगल उजाड़ की कुदरत के निज़ाम में खलल डालते हैं। इसका बस चलता शिकारियों सौदागरों को फांसी दिलवा देती हैं। आम आदमी इस बारे में सोच नहीं सकता। दरख्त, पहाड़, जानवर सब मिलकर जंगल बनाते हैं। शायद हम अपने बच्चों को बताएं, बेटा हमारे ज़माने में ऐसे जानवर होता था, चीता कहलाता था। जैसे हम आज डायनासोर के बारे में पढ़ते सुनते हैं। इसको आज जंगल के जानवरों के अलावा किसी टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। दानिश भी पता नहीं इसका दिल रखने या सच में दिलचस्पी ले रहा था। पूरी रात सफ़र करते रहे, कभी दानिश ड्राइव करता, कभी लैला। वो थोड़ी देर सोकर ताज़दम हो चुकी थी, फिर दोनों के साथ गुफ्तगू में शरीक होगी। लैला की किसी बात पर कहका लगाते हुए इसे लगा जैसे गाड़ी पूरी कोर से किसी चीज़ से टकराई। लैला और इसके मुंह से बुलंद चीख निकली। इससे पहले कि वह संभलते, गाड़ी ने 2-3 कलाबाजियां खाई। जेन माफ हो चुका था। गाड़ी की कलाबाजी से दरवाज़ा खुल गया और वो किसी बॉल की तरह उछलती हुई जाकर ज़मीन पर गिरी। बेहोश होने से पहले इसने जो मंजर देखा था, गाड़ी मौजूद किसी खाई में जा गिरी थी। इसके बाद इसे होश नहीं रहा, दिमाग मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। इसे होश आया तो कितनी देर पथरीली ज़मीन पर पड़ी रही। इसके सर के ऐन ऊपर सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा था। वो 10-15 मिनट यूं ही पड़ी रही, फिर अचानक याद आया कि इन लोगों के साथ क्या गुजरी थी। वो एकदम उठ बैठी। पता नहीं किसकी बददुआ लगी या पता नहीं किसकी दुआ लगी या मौजा हुआ था। इतने बुरे तरह गिरने के बावजूद कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। खोनियाँ थोड़ी छिल गई थी, अभी अभी खून रस रहा था, घुटने मामूली ज़ख्मी हुए। वो अपनी चोटें नज़रअंदाज करके भागती हुई इस खाई की तरफ आई जहाँ गाड़ी गिरी थी। नीचे झुककर देखा, रुकंडे खड़े हो गए। वो खाई तो इसकी तस्वर से भी गहरी थी। अच्छी तरह नज़रें दौड़ा के गाड़ी के ही कोई आसार मिले, ना गाड़ी ना इन दोनों का कुछ पता। बहुत फिक्रमंदी के साथ सोचते हुए थोड़ी देर गुजरी होगी। अचानक इसे ख्याल आया कि वो खुद कहाँ इस वक्त मौजूद है, ये कौन सी जगह है, वापसी का कौन सा रास्ता है। इन सवालात का आना था। वो इन को भूल भाल के खुद की फिक्र में पड़ गई। एक माह में तो इसे वहाँ के बारे में कोई पता नहीं था। वो किसी तरह भी शहरी आबादी में पहुँच जाना चाहती थी। वो नहीं जानती थी पूरी रात सफ़र करके वो किस कस्बे में है। अटकल से चलती रही। चलते चलते इसके पाँव शल हो गए, यहाँ तक कि शाम के असार होने लगे। वो बुरी तरह बेबस होकर वहीं बैठकर रोने लगी। इसे लग रहा था वो यूं ही जंगल में भटकती रहेगी, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, शायद अब कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाएगी। वो बहुत रो रही थी। जंगल में जहाँ ना आदमजाद, ये सोचकर ही वहशत हो रही थी कि यहाँ रात कैसे गुजारेगी। रात तो खुद ही खौफनाक होती है और ऊपर से जंगल। वो तो बहुत डरपोक सी लड़की थी जो कुत्ते बिल्लियों से डरती थी, हाँ जानवर से डरती थी। वो तो अकेले कमरे में सोने से डरती थी। यानी इसी वक्त इसने एक फायर की आवाज़ सुनी। वो बुरी तरह खौफजदा होकर चीख पड़ी। फिर इससे वो मिल गया
जो कम से कम इंसान तो था। वो अपनी खुशकिस्मती पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी जिसने इतने वीराने में एक जीता जागता इंसान मिला दिया। तमाम रात इसने अजीब कैफियत में गुजारी, कभी आंख लग जाती, कभी खुलती, कभी अचानक खौफजदा होकर बैठ जाती। रात का जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख गाड़ी के स्टार्ट होने से खुली। इसने आंखें फाड़ कर देखा मगर अंधेरा फैला हुआ था। अभी सुबह नहीं हुई थी। वो बदहवास होकर बगैर दुपट्टा ओढ़े बाहर निकल आई। सन्नाटे को चीरती गाड़ी दूर जा रही थी। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी के पीछे भागी। सुनिए प्लीज़ रुक जाए, मेरी बात सुन लें प्लीज़, वो चीख कर आवाज़ें देने लगी। इस वक्त जब सारा जंगल सोया हुआ था, कोई आवाज़, कोई आहट ना थी। इसकी आवाज़ किसी बाज गश्त की तरह जंगल में फैल रही थी। इसने गाड़ी रोक ली थी मगर वापस नहीं आया था। वो खुद भागी हुई गाड़ी तक पहुंची। आप इतनी रात को मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? वो स्टीयरिंग पर हाथ रखे बेजार बैठा था। मोहतरमा, सुबह के 4 बजे हैं, रात कब की ख़त्म हो गई। और जहाँ तक अकेले छोड़कर जाने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि मैंने ऐसा कोई वादा किया था कि आपको अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगा। इतनी बुज़दिल कम हिम्मत थी तो इस जंगल में क्या करने आई थी? वो कपड़े नखेरे पहनने कल की निस्बत काफ़ी फ्रेश लग रहा था। पता नहीं 4 बजे निकलने के लिए वो खुद कब जागा। आप मेरी मदद करें प्लीज़, आप मुझे यहाँ से किसी भी शहर कस्बे में पहुँचा दें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो अकड़ेपन को कुछ कम करते हुए बोला। इस वक्त तो मुझे जाना है, वापस आऊँगा तो तुम्हें इस मसले पर बात करेंगे। वो जीप स्टार्ट करने लगा। वो उसके उदास चेहरे पर सरसरी सी निगाह डालकर इससे मुखातिब हुआ। कुछ खाना पीना है वहाँ अंदर? काले कलर का बैग रखा है, इसमें से खाने पीने का सामान है और इसके अलावा मेरी किसी चीज़ को छेड़ने या घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाथ मुंह धोना हो तो हमारा शाही हमाम, इसने इशारे से नज़र आती झील दिखाई। और ये जा वो जा हुआ। वो कुछ देर जीप देखती रही। जब नज़रों से ओझल होगी तो वापस खेमे में आ गई। कुछ देर यूं ही परेशान बैठी रही। इसने कहा तो है मदद करेगा, परेशानी से कुछ नहीं होगा। बेहतर है हाथ मुंह धोकर खा पी लूँ। खुद को समझाती हुई उठ खड़ी हुई और झील की तरफ आ गई। सुबह का उजाला हल्का हल्का फैलना शुरू हो गया था। चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी पुरसकून हवा ऐसे कुछ देर तमाम फिक्रों से गाफिल कर गई। अल्लाह ने दुनिया कितनी खूबसूरत पैदा की है। दरख्त, फल फूल, बहता साफ पानी। वो कितनी देर खड़ी वहाँ का हुस्न देखती रही। चरिंद परिंद खुदा की हम्दो सना में मसरूफ़ थे। वो झील के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगी। इसकी तबीयत एकदम हशाश बशाश हो गई। वुज़ू करके खैमे में आ गई। ना किबले का पता, ना नमाज के टाइम का, लेकिन वो अल्लाह की हजूर नियत करके खड़ी हो गई। नमाज पढ़ के अल्लाह से अपनी परेशानी से निजात की दुआ की। अपने लिए चाय का बनाने का सोचा और चूल्हे के पास गई। वो शायद जल्दी में अपने लिए चाय बनाकर गया था, इसलिए चाय के कप बस ऐसे ही पड़े थे। बर्तन धोने का तो कोई इंतज़ाम नहीं था। वो उसके बताए हुए काले बैग की तरफ बढ़ी ताकि कप और पत्ती वगैरह निकाल सके। बैग में खुश्क मेवाजात काफ़ी थे, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध भी था, मगर कप और ना था। मजबूरन वो वापस से झील तक गई और कप वहाँ से धोकर लाई। चाय के साथ इसने रात का खुला बिस्किट का पैकेट उठा लिया। 4 बिस्किट और चाय का कप पीकर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने वीराने में इसकी खुराक का बंदोबस्त कर दिया। नाश्ते से फारिग होकर इसने बर्तन धोकर वापस रख दिए। इसके बाद बिस्तर की चादर झाड़ी, कंबल तय किए। वो शायद इसके बेआराम होने के ख्याल से सब कुछ ऐसे ही छोड़ गया था। सब काम करके देखा, घड़ी की सुइयां आधा घंटा आगे हुई थी। वो मना करके गया था मगर अकेले ऐसे कैसे रहती। मेज़ पर बड़ी किताब उठाकर पढ़ने लगी। शिकारियात के मुतालिक वो मुश्किल से 10 मिनट पढ़ पाई। इसके बाद टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। इसमें बोले जाने वाली ज़बान से वो कतई नाशना थी। बाहर निकलकर आसपास तफरीक का लुत्फ़ नहीं यूँ ले सकती थी। अगर रास्ता भूल गई तो क्या होगा? साथ जंगल है, कोई जानवर टकरा गया तो क्या होगा? जानवरों का ख्याल आया तो दूसरे दिल दहलाने वाली सोच भी जहन में आ गई। अगर इस वक्त कोई जानवर घुसा है तो मैं क्या करूँगी? वो दिल को हर तरह बहलाने लगी। वो शिकारी है, इसे ये महफूज जगह लगी तो खैमा लगाया। यहाँ यकीनन कोई ख़तरा नहीं है। कुछ समझ ना आया तो दरूद का विर्द करने लगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम वो वहीं बैठी रही। नाश्ते के बाद इसने पानी तक ना पिया। घड़ी ने 4 बजाए। इसने शुक्र किया कि वो आने वाला होगा। कल भी हम लोग इसी वक्त आए थे मगर 4 तो क्या 6:30 हो गए और वापस नहीं आया। तो इसे अजीबोगरीब वहम सताने लगा। वो इसी शेर का शिकार करने गया है, इसने खुद से कहा। अगर वो खुद इस शेर का शिकार बन गया तो क्या होगा? मैं यहाँ बैठी इसका इंतज़ार करती रहूँगी। इसका ख्याल का आना था कि पूरे
खुशूस से इसकी सलामती की दुआ मांगने लगी। 2 नफल पढ़कर इसके लौटने की दुआ मांग रही थी कि जीप के रुकने की आवाज़ आई। शुक्र है खुदाया, वो अपनी दुआओं की कबूलियत पर खुश हुई। वो अंदर आया तो उसने दुपट्टा नमाज के स्टाइल से ओढ़ा हुआ था और इस पर नज़रें जमाए खड़ी थी। शुक्र है आप वापस से आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो खुशी और मसरत से इससे मुखातिब हुई। वो इसको घूरता हुआ बेड पर बैठ गया, सामने कारपेट पर फेंक दी। इसके बाद अपने शूज़ बड़े बेरहम अंदाज में उतारे और इन्हें भी दूर फेंक दिया। और जो अपनी बात का जवाब ना मिलने पर शर्मिंदा सी हो गई, इसके गुस्से और नाराज़गी वाले अंदाज से डर गई। शर्ट के बटन खोलकर शायद शर्ट भी फेंकने का इरादा रखता था, मगर इसको देखकर रुक गया। क्या मुसीबत है, मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी तुम जैसी बला नाजल होगी। वो इस बेवजह की फटकार पर खुलकर रह गई, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि इसे खरी खरी सुना दे, इसलिए चेहरे को दोस्ताना ही रखा, जैसे वो किसी और पर बरस रहा है। हवा हो इसकी तरफ देखिए खवा इसकी तरफ देखे बिना वो सिगरेट और लाइटर उठाकर वापस बेड पर बैठ गया। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सुलगाता रहा और इसको खामोशी से खड़ी देखती रही। इसने इस वक्त तो इतनी जलाल में लग रहा था, इनसे बात कैसे की जाए। वो अपने आप से बोली। वो थूक निगलती हिम्मत करके इसके सामने आ गई। सुने, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। देखिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप यहाँ जो भी करीब तरीन शहर है वहाँ तक मुझे पहुँचा दे प्लीज़। डरते डरते इसने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की, जो इसके वजूद से बेगाना गुस्से से बोला। मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ। क्या बात है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अकेले जंगल की सैर करने भेज दिया तब परेशान नहीं हुए, लाके मुसीबत मेरे सर डाल दी। देखो बीबी, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस वक्त इस टाइम बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हारा सर फोड़ दूँगा। मुझसे बात ना करो तो बेहतर है। मैं अकेली नहीं थी, हम लोगों का बहुत बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ अपनी मौजूदगी की वजाहत करने लगी। इसने बेजारी से इसे टोक दिया। मुझे तुम्हारी गमे दास्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेहरबानी मुझे माफ़ी रखो। यहाँ रहना है तो खामोशी से रहो, वरना जहाँ मर्ज़ी चली जाओ। मैं जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं करूँगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हारे ऊपर मेरा यही एहसान काफ़ी है, तुम्हें यहाँ रहने दिया, इससे ज़्यादा मुझसे तवक्को नहीं रखना। वो जो इतनी देर से बिला वजह डांट सुन रही थी, इसके इस तरह बात करने से गुस्से से पागल हो गई। ये जंगली खुद को समझता क्या है, इतनी बात तो पूरी ज़िंदगी किसी से नहीं सुनी, इतनी बातें तो पूरी ज़िंदगी किसी से नहीं सुनी। रखिए अपना एहसान संभाल कर, मुझे ज़रूरत नहीं है इतने बदतमीज़ इंसान का एहसान लेने की, जिसे ज़रा भी एहसास नहीं। मैं कमज़ोर, बेबस और परेशान लड़की हूँ, आपकी हम वतन हूँ, हम मज़हब भी हूँ। आपके लिए दरिंदे इंसानी जान से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। भराई हुई आवाज़ में बोलती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो इसे देख रहा था, आंखों में हैरानी भी थी। अब मैं चाहे सिसक सिसक के मर जाऊं, आपसे मदद नहीं मांगूंगी, इतनी अना मुझ में भी है। मगर जाते जाते बता दूं, आप एक बदतमीज़, जंगली और बदअखलाक इंसान हैं, जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के कुछ नहीं करते। मर गई तो मेरा खून आपके सर होगा। आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गई वो। अब इसे अपना रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहाँ से आ गई तो रोना क्यों, गुस्से से निकल तो आई थी। अब अजीब आवाज़ें आ रही थी तो डर रही थी। शाम के टाइम में ही ऐसा आलम था जैसे आधी रात हो। ठीक है, अगर मेरे नसीब में ऐसे ही मरना लिखा तो मैं बदल नहीं सकती। अपनी बेबसी पर आंसू बहाते एक पत्थर पर बैठ गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त वीरानी थी। ऐसा लग रहा था अभी कहीं से भूत निकल आएगा। ऐसी जगहों पर तो बदरू भी बसेरा करते हैं। कोई चुड़ैल नोच कर खून पी जाएगी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और आवाज़ों में अब इसके रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। वो खुद को समझाता क्या है नवाब, वो खुद को समझता क्या है नवाब कि अल्लाह करे इसे वही शेर चीर फाड़ कर रख दे। रोते हुए बददुआ दे रही थी। पीठ पीछे किसी को बददुआ देना अच्छी बात नहीं। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सर उठाकर देखा, वो सामने मुस्कुराहट लिए खड़ा था। इसने नफरत से मुंह फेर लिया। चलो, वो इसे चलने का कहकर खुद चल पड़ा। मुड़कर इसकी तरफ देखा, वो टिस से मिस ना हुई। चलो भाई, अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी, अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं। वो मना भी यूँ रहा था जैसे इसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बगैरत नहीं हूँ, इतना जलील किया है फिर भी चली जाऊँ। इतनी देर से रो रो कर आवाज़ बैठ गई थी, जबकि आंसू दोबारा बहने को तैयार थे। सोच लो, जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो ये जगह सांपों के का गढ़ है। रात के वक्त दरख्तों से उतर कर ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं, और वो भी कोबरा सांप। वैसे तो यहाँ उड़ने वाले सांप भी होते हैं। खैर तुम्हारी मर्ज़ी। अपनी बात ख़त्म करके वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, जबकि वो सांपों की वादी में बैठी रही।
इसके अना का मसला था। अचानक वो चीखा, अरे तुम्हारे पीछे सांप, हिलना मत। जो जो जवाब में वो इससे भी बुलंद चीखे मारने लगी। एकदम खड़ी हो गई और भागकर इसके पीछे आकर छुप गई। मजबूती से इसकी कमीज पकड़कर इस पत्थर को देखने लगी जिस पर वो बैठी हुई थी। कहाँ है सांप? मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गया, अभी तो यहीं था। खैर जाने दो, हमें क्या, चलो चलें। आयला ने इसकी कमीज छोड़ दी, दोबारा इसकी तरफ देखा, वहां सांप तो क्या छिपकली भी नहीं थी। चलना है कि नहीं? तुम मुझे कोस रही थी, फिर भी लेने आ गया। वो अभी तक सांपों के डर में थी। क्या वाकई मेरे पीछे सांप था? इस वक्त भी तुम्हारे पीछे दरख्त पर एक सांप झूल रहा है, वो बड़ी बेनियाजी से बोला। वो फिर चीख मारकर इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, जल्दी चले यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई, धीरे धीरे से बड़बड़ाया, अगर ये नहीं आता तो दुनिया से कूच कर जाती। अचानक इसने चीख मारी। वो झंझला गया। तुम्हें क्या तकलीफ है? बात बात पे चीखें मारती हो? तुम्हारे गले में खराशी नहीं पड़ती? मेरे तो कान के पर्दे फटे मालूम हो रहे हैं। वो चढ़ाकर बोला, अभी अभी मेरे पाँव से कोई चीज़ टकराई थी, कोई चूहा होगा। चलते सांप कभी देखा है? वो उसके चेहरे के सफ़ेदी से मुतासिर होकर दिलासा दे रहा था। क्या पता था मोहतरमा सांप के नाम से इतना खौफजदा हो जाती हो। अगर सच का सामने आ जाए तो इसने इसके पाँव की तरफ देखा। तुम नंगे पाँव कहीं गई हो? तुम नंगे पाँव आ गई थी? आपने इतनी बदतमीजी की कि मैं गुस्से में नंगे पाँव ही आ गई थी। मैंने बदतमीजी की थी? वो हैरान होकर बोला। लड़की झूठ मत बोलो, उल्टा तुम मुझे जंगली बेहुदा क्या क्या बोली थी। ये मेरी आला ज़र्फ़ी है, मैं फिर भी तुम्हें लेने आ गया। वो नए सिरे से तब गई। अच्छा पहले मुझे मनहूस मुसीबत भला किसने कहा था? अच्छा चलो, हिसाब बराबर, किसी का उधार नहीं रहा। मेरा ख्याल है अब तुम झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। तशरीफ़ लाएं मेरी नहायत काबिल एहतराम और मोअज़्ज़ज़ मेहमान। अगर आप अंदर आकर मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शें तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। वो आजिज़ी से बोल रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो भी इसके पीछे पीछे अंदर आ गया। मेरे ख्याल से बात बात पर ऐसे चिढ़ जाना है, इसलिए अपनी सेहत का ये हाल किया हुआ है। खुश रहा करो, वरना कुछ अरसे बाद लोग तुम्हारा नाम चिड़चिड़ी रख देंगे। वो चूल्हे की तरफ बढ़ा और इससे बोला, कुछ खाया था दोपहर को? जवाब में इसने नफ़ी में सर हिला दिया। सुबह चाय बिस्किट खाए थे। देखो अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो मुझसे तवक्को मत करना, मैं तिमारदारी करूँगा। मैं तो चलूँ काम की धुन में खाने पीने से गाफिल रहा, लेकिन तुम। वो इसे डांट रहा था जबकि वो खामोश थी। चलो तुम भी क्या याद करोगी? मैं आज तो तुम्हें मज़ेदार पास्ता बनाकर खिलाता हूँ। वो अचानक ही मेहरबान हो गया और इसके बदलने पर भी हैरान थी। इसने बैग से पास्ता का पैकेट निकाला, छोटी सी पतीली निकाल कर वहाँ पास पड़े कैन से पानी उड़ेल कर उबालने के लिए रख दिया और इसे देख रही थी। इसके काम करने का अंदाज नाड़ी ना था वो सुगड़ इसके पूर्णपन को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसके काम करने का अंदाज अनाड़ी था। वो सुगड़ इसके पूर्णपन को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसके पास आ गई और बोली, आप रहने दे, मैं बना देती हूँ। जवाब में इसने कंदिक चाय, मोस्ट वेलकम। ये काम भी मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर अब्दुल्ला यहाँ होता आप इसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती। मगर अफसोस वो चूल्हे से हट गया। थोड़ी से पानी में पास्ता भरा हुआ था। बेचारों को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हुआ। वो बोल के हंस रही थी। वो इससे हंसता देखकर हैरान था। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर इसने ऊपर ऊपर से थोड़ा पास्ता निकाल दिया और बोली, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बैग से नमक ले सकती हूँ। जो चाहे ले लो, खाना जल्दी खिला दो, तुम्हें भी स्वाब मिलेगा। पूरे दिन का भूखा प्यासा हूँ। मज़ीद कसर तुमने मिन्नत करवाने में कर दी। वो खुद ही बैग से नमक निकाल कर ले आया और पूछने लगा, और कुछ चाहिए? हाँ ऐसा करें, मछली और मशरूम्स का एक एक डब्बा ले आए। आसमान का तफसीली जायज़ा तो वो सुबह ले चुकी थी। वो बड़ी सादतमंदी से दोनों चीज़ें ले आया और खुद ही खोल कर इसे दिया। पास्ता बॉयल हो गया। इसका पानी कहाँ फेंकूँ? वो तो बोला, लाओ मैं बाहर फेंका हूँ। वो इस टाइम बड़ा ही अच्छा बच्चा बना हुआ था। इसे शदीद भूख लगी थी। इस डर से कि
डर से इसे नहीं दिया पानी के साथ सब फेंक ना दे, वो खुद ही उठाकर बाहर लेगी, वो भी इसके पीछे पीछे। फिर वो जितनी देर मशरूम और मछली को भून रही थी वो भी साथ खड़ा देख रहा था। फ्राई के बाद इसकी चीज़ें मिक्स की पतीली में और प्लेट में निकालने लगी तो वो गहरी सांस लेता हुआ बोला, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। प्लेट इसके हाथ में पकड़कर अपने लिए डालने लगी फ्राई पैन में, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें एक एक थी। चम्मच भी एक, और अपनी प्लेट पकड़कर कारपेट पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। अपने लिए पत्ती के डब्बे से चम्मच निकाल के इससे ज़रा फासले में बैठ गई। वो बड़ी रग़बत से खाने लगा। बड़े दिनों बाद इसे कोई ढंग का खाना मिला था। वो खाने की तारीफ़ कर रहा था, खाली प्लेट करके और निकाल के ले आया, जबकि वो खा पी के फारिग हो गई थी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी खा चुकी? वो हैरान हुआ, इसका नदीदापन अपनी आंखों से देख चुका था। और लोना इतना थोड़ा सा खाया, वो शायद खलूस से बोल रहा था, मगर आयला को लगा कि कल के हवाले से तंज कर रहा है। मैं इतना ही खाती हूँ, शुक्रिया। इसके जवाब में वो खामोश होकर खाना खाने लगा। इसने सोचा इसे अपने हालात अब तफसील से सुना देने चाहिए ताकि इसे पता चले कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कल तो मैं पूरा दिन भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। लैला के नेचर ने सब को मरवा दिया। वो अभी ठीक से बात कर नहीं पाएगी, इसने बोरियत से टोक दिया। जाहिर है कोई एक्सीडेंट ही हुआ होगा। शौक में तो तुम यहाँ नहीं फिर रही थी। इस जिक्र को रहने दो। वो दूसरी बार इसके ऊपर गुजरी बात सुनने से रोक दिया। इसका मुंह फुला मुंह देखकर वो हंस दिया। देखो, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा अजीब हूँ, किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। आपकी भी कहानी दर्दनाक आहों सिसकियों वाली होगी। इस वक्त मेरा रोने का मूड नहीं है, और इस वक्त तुम सुनाओगी तो खुद भी रोगी। पहले भी 20-25 लीटर पानी आपकी आंखों से बह गया। अजीब आदमी है। अब आपको मेरे बारे में कोई तजस्सुस ही नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? वो प्लेट रखने खड़ा हुआ और बोला, अच्छा ये बताओ, कॉफ़ी मैं बनाऊं या तुम? इसने बात ही बदल दी। वो फ़ौरन खड़ी होगी, मेरे लिए बगैर शक्कर के ब्लैक कॉफ़ी। कप इसके हाथ से लेकर वो सीधा होकर बैठ गया। वो गिलास में अपने लिए डालकर दूसरा कुशन घसीट कर बैठ गई। कॉफ़ी का पहला घूंट लेकर वो बोला, लड़की, इसमें कोई शक नहीं, तुम खाना और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। मेरा नाम लड़की नहीं, मैं आयला हूँ। वो बार बार लड़की सुनकर तंग आकर टोक दिया। ओह आयला इकराम, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। अखबारात में आए दिन आपकी न्यूज़ चल रही है, बस जहन से निकल गया। इसकी आंखों में शरारत थी। आयला ने इसके बाद इसके साथ कोई बात नहीं की। कॉफ़ी पीकर गिलास उठाकर मेज़ पर रखा और वापस कुशन पर बैठ गई। वो इसकी खामोशी को एंजॉय कर रहा था। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए, वो खड़ा होकर जमाई लेते हुए बोला। फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बेड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट भी बंद कर दी। इमरजेंसी लाइट, जैसे चार्जिंग की शदीद ज़रूरत थी। जैसे गुल हुई घुप अंधेरा छा गया। इसने कोई चीज़ इसकी तरफ उछाली और बोला, ये ले लो। वो जो अभी वहीं बैठी थी, हाथ लगाकर देखा तो उसने कंबल दिया था। इस दिन मौसम अच्छा था, मगर रात को सर्दी थी। कल रात भी वो ठठराती रही थी। पहले इसे दिल था इनकार कर दे, फिर ख्याल आया कि ये तकल्लुफ़ इसे सर्दी में मार देगा। इसने चुप करके कंबल अपने गिर लपेट लिया। इसके कंबल में से प्यारी और सांसों को ताज़ा करने वाली खुशबू आ रही थी। न जाने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था, मगर खुशबू लाजवाब थी। वो खुशबू महसूस करते हुए आंखें बंद करके सोने लगी तो इसकी आवाज़ आई, मैं तुम्हें कल सुबह ही छोड़ आता हूँ। अपने दोस्तों से लगाई शर्त और अपनी शिकस्त को भूल गया। मगर यहाँ मसला ये है कि इसका शिकार अब मेरी ज़िद का मसला नहीं रहा, बल्कि कई इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी सवाल है। हम तो बस शिकार करने चले आए थे। इसकी चालाकी से मेरे सब दोस्तों ने सरेंडर कर दिया और चले गए, मगर मैंने हार नहीं मानी। मुझे हार से नफ़रत है। इनके जाने के बाद मैं मिशन में डट गया। पास वाले गांव गया तो पता चला एक औरत और 2 बच्चे इसका लुकमा बन चुके हैं। वो सब लोगों के लिए शदीद ख़तरा है। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इस रोज़ वो मेरे शिकंजे में आ गया था। तुमने चीख मार कर खेल बिगाड़ दिया। आज भी सारा दिन सी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। मायूस होकर आ गया। उम्मीद है तू मेरी बात समझ गई होगी। आयला जवाब में खामोश रही तो वो बोला, कुछ तो फरमाएं आयला कराम साहिबा। इसके नाम पर ज़ोर डालकर बोला, मैंने आपकी तमाम तकरीर सुन ली मोहतरम वक़ार अहमद साहब। वो हंस पड़ा। इतने अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। वो आवाज़ हंसी की आई, बहुत खूब। वैसे तुमने मेरा नाम कैसे मालूम कर लिया? आपका ताज़ा इंटरव्यू सुना था, वही से इसे उधार रखना नहीं आता था।
आपका ताज़ा इंटरव्यू सुना था, वही से सुना मैंने। इसे उधार रखना नहीं आता था इसलिए बोलती गई। वो बेसख्ता बोला, तुमने पढ़ा था मेरा इंटरव्यू? तभी मैं सोच रहा था तुम मुझसे इम्प्रेस क्यों हो। वैसे आप सिडनी आकर देखो, मैं वाकई कितना मशहूर हूँ। वहाँ के मैगज़ीन में मेरे मुकालमे छपते हैं, लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं। हाँ, आपको मियाँ मिट्ठू बनने का बहुत शौक़ है। वो चिढ़ गई। आयला खातून, इसे मियाँ मिट्ठू नहीं खुशनासी कहते हैं। सिर्फ आयला हूँ मैं। वो चिढ़ गई। खुशनासी नहीं, खुद पसंदी कहते हैं। गुड नाइट। वो करवट बदल के सो गई। वो बोला, सिर्फ आयला अगर ये खुद पसंदी है तो सिर्फ आयला अगर ये खुद पसंदी है तब भी कुछ गलत नहीं। आज दिन के तमाम वाक़यात सोचकर न जाने कब इसे नींद आ गई। इसकी आँख खोली तो वो चूल्हे के पास खड़ा था, चाय पी रहा था। मेज़ पर मोमबत्ती जला रखी थी। गर्दन मोड़ के उसे देखा जो चला चाय और स्लाइस तेज खा रहा था। गीले बिखरे बाल बता रहे थे कि सुबह नहाया है। घड़ी आज भी कल की तरह 4 बजा रही थी। हल्की नीली जीन्स पर सिल्वर कलर की शर्ट पहन रखी थी। इसे अपनी तरफ देखते पाया, मुस्कुराकर बोला, सो जा, अभी बहुत सुबह है। वो खामोश पड़ी रही। कप रखकर वो अपने बैग से राइफल निकालने लगा। इसके बाद शूज़ पहने, घड़ी बांधी निकलने लगा तो वो उठकर बैठ गई और बोली, अगर वो एक हफ्ते आपके काबू में नहीं आया तो आप यहीं रहोगे? हफ्ता क्या, साल भी ना आया तो मैं यहीं रहूँगा। वो परेशान होकर बोली, कुछ मेरे हाल पर रहम करें, मेरा क्या कसूर है? रहना यहाँ, मज़े से खाओ पियो, मुझे भी खिलाओ, सो आप कमाओ। अच्छा, बाकी बातें रात को होंगी। अल्लाह हाफिज़। वो इसके परेशान चेहरे पर निगाह डालकर निकल गया। इसके जाने से नींद कहाँ आती, इसके होने से अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ मिलता। इसके जाते ही वो ख़त्म हो जाता। वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, सारा पुलाव समेट कर कारपेट पर बैठकर टाइम गुजारने लगी। कितना गंदा हुलिया मेरा हो रहा है, काश कोई दूसरे कपड़े होते, बदल लेती। इसकी नफासत पसंद तबीयत को गरां गुजरा। अचानक इसको ख्याल आया, उठ खड़ी हुई। इसे क्या पता चलेगा, वो तो शाम को आएगा, तब तक मेरे कपड़े सूख भी गए होंगे और मैं इसी हुलिये में नज़र आऊँगी। वो अपने आप को समझाती हुई शजरे मनमू की तरफ बढ़ी। पहले बैग में तो शिकार का सारा सामान था, दूसरे बैग में कपड़े देखकर एक्साइटेड हो गई। कपड़े ऐसे निकाले कि इसे पता भी ना चले कोई इसके बैग में घुसा था। बड़ी एहतियात से साबुन शैम्पू निकाल कर झील की तरफ आ गई। खूब अच्छी तरह घुटनों तक पैर धोए, 2 मरतबा बालों में शैम्पू किया। कहाँ वो रोज़ नहाने वाली और कहाँ ये हाल। खूब अच्छी तरह मुँह हाथ धोकर वो खैमे में आकर कपड़े बदले, इसके बुर्श से बाल सुलझाए और वापस झील पर अपने कपड़े धोए। खूब निचोड़ कर जल्दी से कुर्ता निचोड़ा, जल्दी से सूख जाए और वहीं खैमे के पास पत्थर पर डाल दिए। धूप खासी तेज़ थी, आधे घंटे में सूख जाएंगे। इसने खुद को तसल्ली दी और खैमे में आकर बैठ गई। कपड़ों के सूखने का इंतज़ार करने लगी। बेशक वो मजबूर नहीं था, इसकी चीज़ें इस्तेमाल करके खुद को चोर महसूस कर रही थी। एन इसी वक्त जीप के रुकने की आवाज़ आई। इसकी सांस नीचे ऊपर होगी। इसका दिल किया कि छुप जाए, गायब हो जाए। इसे भी आज ही जल्दी आना था। वो जैसे अपने छुपने की जगह तलाश करने लगी। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ। ज़ाहिरी बात थी, छोटी सी झोंपड़ी में आते ही पहली नज़र इसी पर पड़ी। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतने कद्दावर इंसान के कपड़े इसके जिस्म पर कैसे समा सकते थे? जीन्स के पंजों को पता नहीं कितनी बार फोल्ड करके पूरा किया। कंधे भी कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए थे। वो इतनी बुरी तरह अपनी ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं हुई थी जितना अब होना पड़ रहा था। अंदर दाखिल होते ही हैरानी से इससे देखा जो सर झुकाए शर्मिंदा खड़ी थी। इतनी सख्त भी नहीं थी कि नज़र उठा कर इसकी तरफ देखती। वो इसे नज़रअंदाज करता अंदर बड़ा बैग से रिवॉल्वर और दूसरी चीज़ें निकालने लगा। 2-3 मिनट में वो अपना काम करके पलटा। वो अभी तक बुत बनी खड़ी थी। तुम्हें किसने सज़ा में खड़ा किया? बैठ जाओ आराम से। मेरा रिवॉल्वर तंग कर रहा था तो दूसरा लेने आया हूँ। वो बाहर जाने लगा, फिर रुककर बोला, कल की तरह भूखी मत रहना, कुछ खा लेना। इसने सर उठाकर देखा। वो इसे देख रहा था आमसा जैसे कोई बात ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से सर को हिलाया। वो बस एक जवाब का मुंतज़िर था। जवाब मिलते ही वो जा चुका था। वो खुद को कोसने लगी, क्या सोचता होगा इसने मेरे बारे में? इसे रह रहकर अफसोस हो रहा था। इससे तो अच्छा था मैं पूछकर इसके कपड़े ले लेती। शर्मिंदगी से तो वो बात बेहतर थी, मगर अक्ल किसको है? इसके कहने के बावजूद वो गुस्से से भूखी रही। इसके कपड़े जैसे सूखे अपने पहनकर इसके उतारे, जैसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। अपने रेड और ब्लैक सूट पहनकर इसकी जान में जान आई। अगरचे आयला ने इसके कपड़े थोड़ी देर ही पहने
अखलाक का तकाजा था, धोकर रख जाए इसलिए धोकर सुखाए, फिर इसी तरह तय करके बैग में रख दी। आज सारा दिन यही काम, कभी एक जोड़ा धुल रहा कभी दूसरा, फिर सुकून का सांस लिया, फिर बालों को सलीके से बांधा और कारपेट पर बैठ गई। 6 बजे इसकी वापसी हुई तो वो अभी वहीं बैठी हुई थी। अंदर आते इसने बड़ी भरपूर नज़रों से इसका जायज़ा लिया। आयला ने इसे देखा तो वो गहरी नज़रों से इसे देख रहा था, निगाहों का जाविया बदलते हुए बोला, क्या हाल चाल है? सिर्फ आयला, आपके आज का दिन कैसा गुजरा? वो इसके महसूस बात से चिढ़कर कुछ भी नहीं बोली। वो बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा और खुद पर अफसोस करने लगा, मैं भी कितना पागल हूँ। इसने वापस से शूज़ पहनने शुरू कर दिए। वो हैरान होकर देख रही थी। बाहर ज़बरदस्त किस्म के तितरों का शिकार करके लाया हूँ, भूनकर खाएंगे। सोचा तुम कुकिंग में एक्सपर्ट हो, पूछ लूं क्या ज़रूरत पड़ेगा, पास से ही देहात है, खाने पीने का सामान मिल जाता है। अपनी बात ख़त्म करके इसे सवाल नज़रों से देख रहा था। आयला ने 2-3 चीज़ें बताई, आता हूँ कहकर चला गया। वो वापस आया, चीज़ें इसे पकड़ाकर वापस फिर बाहर चला गया। वो इसके पीछे आई तो बैठा बड़े अच्छे तरीके से तितर साफ कर रहा था। इसे देखकर बोला, अंदर से कोई बर्तन ले आओ, इन्हें धो लिया जाए। इसने हुक्म की तकमील की, मेरा ख्याल है आप अच्छे से धोएंगी और ही करो। इसने अब बर्तन पकड़ाया तो वो खामोशी से झील की तरफ जाने लगी। इसे हिम्मत नहीं हो रही थी बोल सके कि मुझे अकेले जाते इस टाइम डर लगता है। इसे अजीब खौफ आ रहा था। पीछे देखा तो वो खैमे में जा चुका था। इसका डर और भी बढ़ गया। वो कहाँ देख रही हो? ओ कहाँ देख रही हो? मैं यहाँ हूँ। अपने बिल्कुल करीब सरगोशी सुनाई दी तो वो चीख पड़ी, आइंदा अगर तुम मेरे सामने चीखी ना तो मैंने तुम्हारा गला दबा देना है। आप कहाँ से आ गए? मैंने आपको आता नहीं देखा। वो अब तक हैरान थी। इन्हीं पत्थरों पर चल के आया हूँ, आपके घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। आपको डर से फुर्सत मिले तो देखे ना। वो आराम से शेर को बेमहल इस्तेमाल करके मुस्कुरा रहा था। मुझे पता है डर के मारे तुम्हारी हालत ख़राब है इसलिए आ गया। अब जल्दी से कुछ हाथ चलाओ, भूख लगी है। इसकी बात पर जल्दी करने की लगी जबकि वो इसके बराबर बैठकर झील में पत्थर फेंकने लगा। धुलाई का काम मुकम्मल हुआ तो वो दोनों खैमे में आ गए। आयला ने जल्दी से मसाला लगाना शुरू कर दिया तितरों पर। वो पता नहीं दोबारा कहाँ चला गया था। वो आधा घंटा बैठकर इसका इंतज़ार करती रही। आप कहाँ चले गए थे? इसने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा तो वो पता नहीं किस बात पर हंस पड़ा। अपनी बात के जवाब में हंसी आयला को जहर लगी। ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुना दी जो इतनी हंसी आ रही है? वो इसके नाराज़ चेहरे पर एक नज़र डालते हुए बोला, एक दोस्त के कहने पर पहली और आखिरी बार इंडियन मूवी देखी। वो फिर हंसा और कारपेट पर बैठ गया। इस फिल्म में हीरो हीरोइन एक दूसरे से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते थे मगर जालिम समाज ने इनकी राह में रुकावट बनी। आखिर तंग आकर दोनों अपना घर छोड़ देते हैं, जंगल में आ जाते हैं। हीरो साहब जो कि लापरवाह रहे थे अचानक एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं, लकड़ियों को काट कर घर बनाता है। दोनों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। हीरो जंगल में शिकार और लकड़ियाँ लेने जाता। हीरोइन दुखी गाने गाती और अच्छे अच्छे खाने तैयार करती। मैंने दोस्त से कहा कि जंगल में कैसे रह रहा है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, बेतुकी फ़िल्म है। इसने अपनी बात ख़त्म की तो आयला को अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ। इतना आउट स्पोकिंग हो गया, इसके वहमो गुमा में नहीं था। गोश्त को क्या चूल्हे पर तल लूँ? वो इसकी बात को बदलते देखकर पूछा, क्या तुम इन फिल्मों की बातों पर यकीन करती हो? मैं फिल्में नहीं देखती। बगैर देखे आगे बढ़ गई और ख्वामखा तितरों को उलट पुलट करने लगी। अभी जब तुम मेरा यहाँ बैठी इंतज़ार कर रही थी तो बरसों पहले देखी फिल्म याद आ गई। वो भी इसके पास आकर खड़ा हो गया। जी नहीं, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी। हद होती है खुशफहमी की। वो ज़बरदस्ती हंसी। तुम्हें नहीं लगता हम घर से भागे हों जैसे हीरो हीरोइन की तरह? वो इसकी बात पर चिढ़ गई। लगता है आप बहुत खुश हो। अरे तुम्हें कैसे पता चला? वो हैरान हुआ। उसकी हैरत को नज़रअंदाज करके संजीदगी से बोली, आम लोग खुशी में बेतहाशा और बेतुकी बात भी करते हैं, इसलिए वो बुरा मनाए बगैर मुस्कुरा दिया। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी से बताओ मैं क्यों खुश हूँ? आपकी खुशी गालिबन चीतों शेरों तक महदूद है। इन्हीं के मुताबिक कोई बात होगी। मान गए भी तुम्हारी जहानत को। अब जल्दी से ये उठाकर बाहर चलो, वहाँ मैंने तुम्हारी दावत का इंतज़ाम किया है। वो मसाला लगे तितरों को उठाकर इसके पीछे बाहर आ गई। खैमे से कुछ फासले पर इसे लकड़ियाँ जला रखी थी। सीखों से मिलती जुलती चीज़ पता नहीं कहाँ से लाया होगा। वो सीखों पर तितर चढ़ाते बोला, तुमने कभी ऐसा डिनर किया? आयला ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो भी इसकी मदद करने लगी। गोश्त के भुनने की और लकड़ियों के जलने की खुशबू माहौल को खूबसूरत बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पिकनिक मना रहे हों। कुछ देर को तो वो भूल ही गई कि वो किन हालात का शिकार हुई थी। घर वाले कैसे परेशान हो रहे होंगे। चांद ने जैसे अपनी सारी चांदनी ही निछावर कर दी हो। माहौल का असर था या तितर वाकई ही मज़ेदार थे। वो इससे बोली, इतना शानदार डिनर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये
डिनर मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वो गरम गरम सीख से बोटी उतारते हुए बोला, हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही मज़े आएंगे। वो फिर बोला, आज मैंने इसका काम तमाम कर दिया। बहुत चालाक बनता था, इसको मारने के लिए बहुत बड़े शिकारी नाकाम लौट गए। ये मेरी ज़िंदगी का शानदार कारनामा है। मेरे दोस्त तो खुशी से पागल हो जाएंगे। वो बेहद खुश था। इसकी बात सुनकर वो भी उछल पड़ी। इसका मतलब आप अब मुझे छोड़ आएंगे? वो इस पर तफसीली निगाह डालते बोला, तुम्हें छोड़ने का क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं यहाँ मज़ीद क्याम करूँगा? मैं तो रात ही में चला जाता, मगर मसला तुम्हारा है, मेरा क्या मसला है? अभी चले ना, आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। वो गहरी सांस लेकर बोला, पागल हो तुम? पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने इतने ख़तरनाक जंगल में कैसे आने दिया। इसकी बात पर वो चिढ़कर बोली, मेरी सारी बात कभी सुनी ही नहीं तो मेहरबानी करके खामोश ही रहें। वो इसकी बात पर कहका लगाकर हंसा। अच्छा दिल छोटा ना करो, आज सुनाओ, मैं खामोशी से सुनूंगा। वो इसके शरारती लहजे से चिढ़ गई और उठकर चल पड़ी। देखो अच्छा, इतना अच्छा खिलाया खाना इसे गुस्से में ज़ाया मत करो, वरना तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैंने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। वो बिना कुछ कहे खैमे में आ गई। कुछ देर में वो भी अंदर आ गया। आयला बेड पर बैठी थी। उठो यहाँ से, इसे उठने का कहा। वो चुपचाप उठ गई। इसने अपने सिंगल बेड जो सोफ़े का काम भी देता था फोल्ड करना शुरू कर दिया। बेड फोल्ड हो के छोटे से सूटकेस जैसा हो गया। वो सब देख रही थी। मेरा ख्याल है तुम मेहमान बनकर खड़ी होने से बजाय मेरा हाथ बटाओ ताकि जल्दी रवाना हो सकें। आयला सुनकर किचन की तरफ आ गई और सब बर्तन समेटने लगी। इसने सब खाने का सामान और बर्तन बैग में भर दिए और मेज़ की तरफ आई। किताबें उठाते पूछा, ये कहाँ रखूँ? ये सामने वाले बैग में डाल दो। सब सामान बांध गया तो वो उठा कर जीप में रखने लगा। तीसरा चक्कर लगा कर आए तो ये शर्ट हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ? इसने जवाब देने की बजाय दोनों चीज़ें इसकी तरफ बढ़ा दी। ये रख लें, तुम खुद ही रख दो। वो बैग में रखने लगी। सब रखकर वो अब खैमा उखाड़ रहा था। जी में रखकर हर जगह नज़रें दौड़ाई, कुछ रह न जाए तो। आयला एक दरख्त के पास खड़ी कुछ कर रही थी। हारून इसके पास आया। वो इसकी आमद से बेखबर थी और दरख्त पर अपना नाम खोद रही थी। तुम्हारा क्या दोबारा कभी यहाँ आने का इरादा है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था। बहुत सालों बाद जब कोई यहाँ से गुजरे तो मेरा नाम देखकर सोचे। वो नाम को गहरा करती हुई बोली, बड़े रोमांटिक ख्याल हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा, वरना किस किस जंगल मेरा नाम ना होता। वैसे आइडिया बुरा नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। इसी के नाम के नीचे अपना बड़ा बड़ा नाम खोद डाला और हाथ झाड़ता हुआ बोला, अब चलें। हाँ चलें। जीप के पास पहुंचकर मोटे ताज़े शेर को पड़ा देखकर चीख निकल गई। मैंने मना किया था, फिर चीखी। वो नाराज़ हुआ। ये भी हमारे साथ जाएगा? नहीं, मैं इसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। नहीं जाती तो मत जाओ, रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो जीप स्टार्ट करने लगा। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? वो भी मनहूस की की खातिर लगता है बहुत मुश्किल से खिसका, क्योंकि आधा सीट पर आधा नीचे था। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आयला ने बड़ी मुश्किल से कदम जीप की तरफ बढ़ाने लगी। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगी और हारून को बेबसी से देखने लगी और बोली, वो ये मर गया? आपने ठीक से चेक कर लिया था? कहीं ऐसा ना हो मकारी कर रहा हो? वो थर थर काँप रही थी। वो गुस्से में तो होगा, मगर बहुत आराम से बोला, आयला क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो? बैठ जाओ ना। वो तो मुश्किल से अंदर घुसी तो हारून ने बुलंद आवाज़ में शुक्र अदा किया। वो इसकी बात से बेनियाज पीछे देखती रही थी। देखने का अंदाज ऐसे जैसे से देखना ना चाह रही हो। वो इसके इतने खौफजदा होने पर रहम की नज़रों से देखने लगा। अब क्या मैं हलफ उठाकर कहूँ कि ये मर गया है? वो नाराज़ अंदाज में बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शेर को मेरे ऊपर तरजीह देकर मेरी इंसल्ट की है। ये बात अगर जानवर मासूम की बजाय किसी खातून के लिए बोली होती तो मैं आपसे माजरत करता। आयला ने चौंके से देखा और मुस्कुराने लगा। मुझे बड़ी जल्दी ही अपने ठिकाने पहुंचने की। इसकी लाश सड़ने नहीं देनी। मैंने कुछ तरीके किए महफूज रहे। तुम ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? इसकी बात के जवाब में वो बोली, वो मुझे नीरोबी जाना है, मगर आपको जहाँ सुलत हो छोड़ दें। तो वो हंसकर बोला, अच्छा तो आप नीरोबी में रहती हैं? वो इसकी हंसी पर हैरान थी। आप कुछ अजीब से हैं, मेरी समझ में नहीं आते। शायद लैला होती, बहुत इंजॉय करती। वो तो सब घर वालों को भूल भाल कर आपके साथ शिकार पर निकल पड़ती। लैला के जिक्र के साथ ही इससे इन दोनों की फिक्र सताने लगी। या अल्लाह, वो लोग बाखैरियत हों। वो बगौर इसके चेहरे की उदासी को देखने लगा
वो इसका मूड बदलने के लिए बोला, इतनी खूबियों की मालिक लड़की से आपका क्या ताल्लुक, आपकी दोस्त आपकी तरह बुज़दिल होनी चाहिए। वो अपने बारे में कमेंट्स से बुरा मनाने की बजाय लैला का बताने लगी। वो होती सबसे पहले शेर पर पाँव रखकर तस्वीर बनाती, फिर इसका तफसीली जायज़ा लेती। वो किसी से नहीं डरती, बहुत बुलंद इरादे हैं इसके। वो खलाबाज बनना चाहती थी, चची ने नहीं करने दिया इसे ये शौक़ पूरा। वो मुस्कुराकर बोला, कहाँ पाई जाती है ये लैला, किसी जंगल में होनी चाहिए। वैसे इसे अब तक फीस मिल चुक मिल चुका कि नहीं, मुझे तो सुनकर ही मिलने का शदीद शौक हो गया। वो बोली, मुंह धोकर रखिए, इसका निकाह हो चुका है। वो इसके लहजे पर हंस पड़ा और अपने लहजे में अफसोस शामिल करते हुए बोला, अफसोस मैं लेट हो गया। कुछ देर दोनों में खामोशी छाई रही। बातों में लग के इसका ध्यान शेर से हट चुका था। नींद आ रही है तो सो जाओ अपने लिए। इसके लहजे में मौजूद खलूस पर इसका दिल खुश हो गया। नहीं, अभी तो नींद नहीं आई। थोड़ी खामोशी के बाद फिर इससे मुखातिब हुई, आपके घर वाले आपको इतने ख़तरनाक काम के लिए इजाज़त कैसे देते हैं? ऐसा शिकार जिनमें जान का ख़तरा। मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन की। इस दिन अम्मी ने रो रो के घर सर पे उठा लिया था, जैसे अभी जंग छिड़ने वाली हो। इसके जवाब में वो तंज़ी अंदाज में बोला, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए मैं जो में आता है कर सकता हूँ। वो इसे देखने लगी। शायद मैंने कोई गलत बात कर दी है जिससे वो हट हुआ। वो खुद ही क्या से आराइयाँ करने लगी। वो तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। शायद वो इसकी ज़िम्मेदारी से बरी होना चाहता था। आयला चारों तरफ से सन्नाटा छाए माहौल से नज़रें चुराए अपने हाथों को देख रही थी। कितनी वीरानी और दहशत है इस जगह पर। अगर ये साल ना होता तो मैं कब की अल्लाह को प्यारी हो जाती। वो खुद से बातें कर रही थी। इस वक्त जीप जोरदार झटके से रुकी। इसका सर सामने टकराते टकराते बचे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? शायद जी में कुछ प्रॉब्लम होगी। इससे पहले कि मुकम्मल जवाब दे जाए मैं चेक कर लेता हूँ। एक हाथ में टॉर्च पकड़े वो इंजन में कुछ देख रहा था। आयला इसकी मदद के ख्याल से बाहर निकल आई और बगैर कुछ बोले टॉर्च इसके हाथ से ले ली। वो क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है नहीं जानती थी, ना दिलचस्पी थी। बस ये था कि जीप जल्दी से सही और इस वीरानी जगह से निकले। अपने ख्यालात इससे शेयर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी जगह पर रूहें भड़क रही होती हैं। आप बेशक बहुत बहादुर हों, पर रूह से कैसे मुकाबला करोगे? इस डर से वो इसके और भी करीब हो गई तो वो चिढ़कर बोला, कहाँ घुस रही हो, दूर हो थोड़ा। वो इसके नाराज़ लहजे से डरकर फ़ौरन दूर हो गई। वो 15 मिनट तक मगजमारी के बाद बोला, ठीक तो हो गई, थोड़ा सा पानी चाहिए, चलते वक्त तो ख्याल नहीं रहा, चेक कर लूँ। फ़िक्र की बात नहीं है, पास ही एक चश्मा है, मैं वहाँ से ले आता हूँ, तुम जीप में बैठो। वो कैन पकड़ कर जाने लगा था तो फ़ौरन बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे यहाँ अकेले डर लगता है। बेवकूफ़ों की बातें नहीं करो, पास ही जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊँगी, ज़िद करती वो इसे जहर लग रही थी। यहाँ खतरनाक राहमवारें हैं, मैं पानी संभालूंगा या तुमको? मैंने मना कर दिया तो कर दिया, समझी? जीप में बैठ जाओ। इसके गुस्से और नाराज़गी से सहम कर जीप में बैठ गई तो वो इसके पास आकर बोला, दरवाज़ा लॉक करके शीशा चढ़ाकर बैठो, जब तक मैं वापस नहीं आता बाहर मत निकलना किसी भी सूरत, समझी? आराम से बैठो, खतरे की बात नहीं है। वो सामने डेलोनी रास्ते से वहीं से पानी लेकर आता हूँ। वो इससे तसल्ली देता हुआ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया, जैसे जल्द लौटना चाहता हो। आयला ने पीछे पड़े दरिंदे को देखा। इसे ऐसा लगा जैसे लाल आंखों से इसे देख रहा है। इसकी तरफ से जहन हटाया। इसको लगा ड्राइवर सीट पर कोई भूत आकर बैठ गया और इसकी हदायत नज़रअंदाज करते नीचे उतर आई। चाहे कुछ हो जाए, मैं अकेली यहाँ नहीं बैठ सकती। वो इस तरफ बढ़ गई जहाँ इसे जाते देखा था। 2-4 कदम चलने से इसे अंदाज़ा हो गया कि वो साथ चलने से क्यों मना कर रहा था। ऊंचा नीचा मुकम्मल अंधेरे में डूबा चांद की थोड़ी सी रोशनी में रहनुमाई कर रही थी। 2-3 दफ़ा ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। मज़ीद चलना मुश्किल लगा तो वो वहीं बैठकर इसके इंतज़ार करने लगी। अचानक इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत से लोग चल रहे हों। इसने खौफजदा होकर मुड़कर देखा तो दंग रह गई। वो 4 हबशी नुमा इंसान थे, शायद अफ्रीकी थे। इनके लंबे मजबूत जिस्म बता रहे थे कि कोई शिकारी हैं। वो इसकी तरफ बढ़े और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। इनमें से एक के हाथ में लाइटन थी। चारों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो जैसे अपनी जगह पर जाने लगी। एक तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। इसके जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि ये वो जिसे ना
ये वो जिससे ना एक कदम आगे जा सकती है ना इसे आवाज़ दे सकती। वो पता नहीं कौन सी ज़ुबान में क्या बोला और इसे अपनी तरफ घसीटा। इसने पूरी ताकत से खुद को छुड़वाना चाहा मगर बेसुध पता नहीं कहाँ से इसमें ताकत आई। बुलंद आवाज़ में चीखने लगी, हारून हारून बचाओ। साथ ही से खुद को छुड़ा रही थी। वो जो पानी लेकर वापस आ रहा था इसकी आवाज़ पर कैन वही फेंक कर भागता हुआ ऊपर चढ़ा। जो रास्ता इसने 5 मिनट में किया था वो चंद सेकंड में अबूर करके ऊपर आए तो यहाँ का मंजर देख इसका खून खोल उठा। तेज कदमों से वो बढ़ा तो हबशी ने आयला को छोड़ दिया, यूं जैसे तुमसे बाद में बात करते, पहले इससे निपट लें। इसके एकदम छोड़ने से वो ज़मीन पर गिर पड़ी। फौरन उठकर देखा हारून सामने खड़ा था। वो भागकर इसके पास आ गई और इसके पीछे खड़ी होकर छुप गई। चारों इसे हाथ से इशारा दे रहे थे कि हिम्मत है तो मुकाबला करो। आयला को इसने दूर हटाया इतने ज़ोर से झटके जाने से जैसे इसके हवास जाग उठे। इसे लगा वो भी इनके हवाले करके हाथ झाड़कर चला जाएगा। इसे आखिर क्या ज़रूरत है, ना ये कोई फिल्मी हीरो है कि 10 गुंडों को जहन्नम वसील कर दे। वो इनमें से किसी पर भी नज़र डाले अंधाधुंध भागने लगी। इसके कान में इस वक्त कुछ नहीं सुन रहे थे। इसे नहीं पता था वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इसे बस खुद को बचाना था हर कीमत पर। 2-3 मरतबा ठोकर खाकर गिरी मगर परवाह नहीं। वो भागते पता नहीं कितनी दूर निकल आई। जख्मी भी हुई, पाँव शैल हो गए थे, सांस भी फूल रही थी। वो एक ऊंचे टीले के पीछे छुप गई और बड़ी शिद्दतों के साथ अपने रब को पुकारने लगी, या अल्लाह इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, इन दरिंदों से मुझे बचा ले। वो सांस तक रोकी बैठी थी। फिर इसने 2-4 इंसानी चीख की आवाज़ सुनी, साथ ही फायर की भी। क्या वो मुझे छोड़कर नहीं गया? क्या मेरी इज्जत बचाने के लिए रुक गया? इसने एक लम्हे सोचा, फिर मायूसी में गिर गई। अगर वो रुक भी गया हुआ तो हार गया होगा। वो तो ज़्यादा लोग थे। इसे फिर चीखों की आवाज़ सुनी। इसके बाद गहरा सुकून छा गया। इसे लग रहा था कि इस वीराने में से कोई इसके सिवा कोई नहीं है। कितनी अजीब बात है, कुछ देर पहले वो इस वीराने से डर रही थी, अभी बिल्कुल डर नहीं रहा था। इसने अपने पास कदमों की आवाज़ सुनी तो पता चला इम्तिहान अभी नहीं हुआ था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था। नहीं, मैं इस खाई से कूद कर जान दे दूंगी मगर ये रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये सोचकर उठी और आने वाले को देखे बिना भागकर आगे बढ़ना चाहती थी मगर हारून ने इसे बाजुओं से पकड़कर रोक लिया। इसे संभलने का मौका दिए, ज़ोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। जब मैंने मना किया था तो गाड़ी से क्यों उतरी, बोलो? वो जैसे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, इसलिए तुम्हारे साथ रात का सफ़र करने से डर रहा था मगर तुम्हें ना अपनी परवाह है ना किसी और की। इसे शदीद गुस्से में ऐसा पहले नहीं देखा था। वो बिल्कुल नढाल हो चुकी थी। वो बेख्तियार आगे बढ़ी, इसके कंधे पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी तो वो चुप सा हो गया। इसने ना तसल्ली दी, ना रोने से रोका, ना खुद से अलग किया। वो खामोश खड़ा रहा। वो न जाने कितनी देर रोती रही। इससे सिसकियां बंद हो गई तब भी वो चुप खड़ा रहा। फिर आयला ने थोड़ा हटकर इससे देखा। हारून ने हाथ पकड़कर तेज कदमों से वापस इसी रास्ते पर जाने लगा। इसका वजूद का सारा बोझ जैसे इसने उठाया हुआ था वो साथ घसीट रही थी। पत्थर में अड़ा दुपट्टा इसने झुककर उठाया। इसने सर झुका कर इससे दुपट्टा लेकर लपेट लिया। कुछ आगे बढ़े तो चारों वो जख्मी पड़े थे। एक करा रहा था, बाकी 3 शायद बेहोश थे। इन पर नज़र डालकर आगे बढ़ गए। जीप का दरवाज़ा खोला, इसे अंदर धकेला। वो आंसू पीती बैठ गई। जब जीप स्टार्ट होने पर इसने अपना सर उठाया। वो पहले से भी तेज़ रफ्तारी से चला रहा था। अचानक इसकी नज़र हारून के बाजू पर पड़ी जो खून में भीगी हुई थी। वो झिझक कर बोली, आपका बाजू ज़ख्मी हो गया, इस पर कुछ बांध लें। इसने इसकी एक नहीं सुनी और इसी रफ्तार से चलाता रहा। वो इसके बाजू पर हाथ रखकर बोली, आपका खून निकल रहा है, गाड़ी रोककर मरहम पट्टी कर लें। इसने हाथ झटकता हुआ फंकारा, तुम मुझसे कोई बात मत करो, तुम्हारा एहसान होगा। वो इस रद्द-ए-अमल से चुप करके बैठ गई मगर नज़रों से इसके बाजू पर ही थी। मगर नज़रें इसके बाजू पर थी। इसे पता था यहाँ पड़े बैग में सामान के साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी था। वो तेज़ी से झुकी और फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वो इसकी तमाम कार्रवाई से लाताल्लुक़ था। बॉक्स से कॉटन निकाल कर इसने अपना हाथ हारून के हाथ पर रख दिया। वो एक झटके से जीप रोककर बोला, अब तुमने मुझसे बात की या मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो जवाब में रोने लगी, मेरे हाथ से नहीं तो खुद कर लें, इतना खून निकल रहा है। इसने डर से बॉक्स इसकी गोद में रख दिया। वो गुस्से से उठाकर बैंडेज करने लगा। वो आंसू बहाती इसकी तरफ देखती रही। पट्टी बांध कर इसने फिर जीप स्टार्ट कर दी। बगैर किसी तकलीफ का इजहार किए पहले की तरह गाड़ी चला रहा था। आयला ने 2-4 बार सर उठाकर देखा मगर वो शायद इस वक्त इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। इसको जब बात की
इस को जब बात की हिम्मत ना हुई तो गर्दन झुकाकर बैठ गई। काफ़ी देर बाद इसने सर घुमाकर देखा तो वो सर झुकाए जीप में बैठी थी और चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। बाएं गाल पर अब तक इसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। हाथों और चेहरे पर खराशें पड़ी थी जिनसे खून रसना बंद हो गया था। इसका दिल चाहा हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ कर दे और कोई ऐसी बात करे कि वो हंसे। दिल की बात रद्द करके वो फिर से सामने देखने लगा। अपने आसपास गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी तो सर उठाकर बाहर देखना शुरू कर दिया। वह जंगल से निकलकर शहर की दूध में पहुंच गए थे। पता नहीं क्या वक्त हो रहा था, शायद अभी रात ही थी। पूरा शहर सोया हुआ महसूस हुआ। इस वीराने से गाड़ियों का शोर इस वक्त बाहर रौनक लग रहा था। इसे ऐसा लगा सदियों की मुसाफत तय करके यहाँ तक पहुंची। जीप एक होटल के आगे रुककर वो बगैर कुछ बताए चला गया। वो एक शानदार होटल था। थोड़ी देर बाद वो आता दिखाई दिया, लेकिन अकेले नहीं था। वो दोनों बड़ी पुरजोश बातें करते आ रहे थे। साथ वाला खुश और तेज चल रहा था, जैसे कुछ देखने की जल्दी में है। वो तेज कदम उठाता जीप की तरफ आया तो एकदम ठटक गया। चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी मिले जुले हारून ने आते मिले जुले तासरात हारून ने आते ही मुअज्जब से अंदाज में बोला, ये आयला है। हाँ, वो इतनी मारूफ कि बस इतना इतना काफ़ी था कि ये आयला है। सामने वाला भी इसी का दोस्त था। बगैर हैरानगी और शास्तगी से मुस्कुराकर बोला, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जवाब में अखलाकन मुस्कुराना पड़ा। इसकी तरफ से तवज्जो हटाते ही सीट पर देखने लगे दोनों। वो बड़ी बड़ी अल्फाज में से खराज तस्कीन पेश कर रहा था। बहादुरी को सराहा। फिर दोनों जीप से थोड़ा हटकर बात करने लगे। आयला ने सुनना चाहा, तुम इसका इंतज़ाम करो, मुझे अभी नैरोबी जाना है। अगले का प्रोग्राम बाद में तय करेंगे। पागल हो गए हो तुम, इतनी लंबी ड्राइव करके आए हो, थोड़ा सा रेस्ट करो, कम से कम कुछ खा पी लो। कितने थके लग रहे हो, कितने बजे चले थे वहाँ से। वो शायद इससे बहुत मोहब्बत करता था, बिल्कुल माओ की तरह फिक्र से सब पूछ रहा था। इसकी बात पर मुस्कुराकर बोला, खाने पीने को बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे जल्दी नैरोबी पहुँचना है। वैसे 11 बजे चले थे हम वहाँ से। हम के अल्फाज से इसने बेसाख्ता से देखा और बोला, बहुत देर नहीं लगी पहुँचने में, किस तरफ से आए हो? वो इसके लिए फिक्रमंद लग रहा था। बस जीप रास्ते में ख़राब हो गई थी, वहाँ देर लग गई। वो बहुत लापरवाह अंदाज में बोला, खैर जो भी हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। नैरोबी कहीं भागा नहीं जा रहा, कुछ खा पी लो, आराम से जाना। वो बेबस नज़रों से देखते हुए बोला, पीटर देर हो जाएगी, हो जाए मेरी बला से, अंदर चलो। इससे मुकम्मल नज़रअंदाज किए दोनों मसरूफ़ थे। वो इसके मजबूर करने पर वहाँ रुकने पर रजामंद हो गया। हारून आयला के पास आके बोला, आओ अंदर, जबकि इसका दोस्त वहीं खड़ा रहा। वो बिना चूं चढ़ा किए जीप से निकल आई। इन दोनों के साथ शानदार होटल में जख्मी पांव, उलझी लटें और वो खामख्वाह बालों पर हाथ फेर कर संवारने की कोशिश की। वो दोनों मुसलसल शिकार और जंगल की बातें कर रहे थे। वो खामोशी से अपने साथ वाले शख्स के जूतों पर नजर जमाई थी, वो जो बज़ाहिर इससे लाताल्लुक नजर आ रहा था। इसकी आहिस्ता कदम देखकर सुस्त रफ्तार हो गया। इसका दोस्त भी इसकी वजह से सुस्त चलने लगा। लिफ्ट में आकर दोनों बिल्कुल खामोश थे। इसे ऐसा लगा कि इसका दोस्त गहरी निगाह से इसको देख रहा है। इसने सर उठाकर देखा तो वो हारून से मुखातिब था। एक बहुत उम्दा कमरे में दाखिल होकर पीटर से बोला, तुम दोनों बैठो, मैं दोनों को बुलाकर लाता हूँ। वो हंसा और बाहर निकलने लगा तो हारून बोला, भाई अब्दुल्ला को जगाना किसी मुर्दे को उठाने के मुतरादिफ है। ये ना हो हम यहीं बैठे रहें। वो अच्छे मूड में था। बैठ जाओ। इसकी आवाज़ पर आयला ने इसकी तरफ देखा। वो इसे ही देख रहा था। वो खामोशी से सोफे पर टिक गई तो वो एक नज़र इस पर डालकर खड़ा हो गया। कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस के इस वक्त पीटर अंदर आए। इसको अकेला देकर पूछा, हारून कहाँ है? वो शायद नहा रहे हैं। इसने मुख्तसर जवाब दिया, आप भी फ्रेश हो जाएं, अभी आपको बाकी दोस्तों से मिलवाना है। हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप है। मैं, हारून बचपन के दोस्त हैं, अब्दुल्ला और माइकल से शिकार के दौरान दोस्ती हुई। दोस्ती भी अजीब है, साल साल नहीं मिलते, सब अलग अलग देशों के बासी हैं। साल के इन दोनों साल के इन दिनों हम मिलते हैं और शिकार खेलते हैं, बाकी साल फ़ोन पर राब्ता रहता है। वो बहुत शाइस्ता अंदाज में बातें कर रहा था। इतने में हारून सर रगड़ता बाहर निकल आया। पीटर से बोला, अब अगर रोक ही लिया है तो जल्दी खाने पीने का इंतज़ाम करो, बहुत भूख लगी। वो हंसता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बड़ा एहसान किया मुझ पर, एक तो तुम्हारी मोहब्बत में बो रहा था, इतनी इतनी तुम्हारी सलामती की दुआ की। जवाब में वो भी हंसने लगा। आयला खामोशी से इनका आपस में प्यार देख रही थी। वो बाहर निकल गया। हारून ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। मेरा ख्याल है आप भी मुँह हाथ धो लीजिए,
शीशे से इसे देखते हुए बोला। तो इसे भी अपने बेतुके हुलिये का ख्याल आया। खामोशी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। वो जो बड़ी बेतकल्फ़ी से बातें करती है, अब अजीब सी झिझक महसूस कर रही थी। इतने बड़े शीशे में न जाने कितने दिनों बाद देखकर खुद को नहीं पहचान पाई। वो हर वक्त तैयार रहने वाली इस वक्त अजीब मखलूक लग रही थी। खूब अच्छे से चेहरा धोया, असली हालत में लाने के लिए वहीं पड़े बुर्श से बाल भी बनाए। 15 मिनट की कोशिश से चेहरा इसे अपना 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 लगा तो उसने सुकून का सांस लिया। इसके दोस्तों से भूत बनकर मिलने का कोई शौक नहीं था। इतने बड़े साफ सुथरे नहाने वाले टब देखकर इसको नहाने को दिल चाह रहा था। इस ख्वाहिश को दबाकर बाहर निकली तो हारून आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। वो खामोशी से दोबारा सोफे पर बैठ के इसकी आमद से बेनियाज वहीं पड़ा रहा। इस वक्त पीटर और इसके दो दोस्त हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। वो सारी बेनियाजी भूलकर दोस्तों से मिलने लगा। मिलकर इन दोनों की नज़रें इस पर पड़ी। इनकी निगाह में पीटर की तरह हैरानी थी। पीटर ने अच्छे मेज़बान की तरह तारुफ की रस्म अदा की। ये अब्दुल्ला है, पेशे के लिहाज से मारूफ कारोबारी शख्सियत, शिकार शौक है। शाम इनका असल वतन है और इनकी अच्छी बात कुक भी बेहतरीन है। शिकार के दौरान हमें खाना बनाकर खिलाते हैं। और ये हैं जनाब माइकल इंग्लैंड के रहने वाले। हम सब में यही प्रोफेशनल शिकारी हैं। जंगलात में इनका इल्म हमारी रहनुमाई करता है। हारून इनके तारफ़ी प्रोग्राम से लाताल्लुक़ फिर बेड पर बैठ गए, जबकि बाकी अफराद अब तक खड़े थे। इस वक्त बैरे को अंदर चला आया। इस वक्त बैरा सब कुछ लेता हुआ अंदर चला आया और टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के इकसाम के खाने सजा दी। वो तीनों सामने रखे सोफे पर बैठ गए। पीटर हारून से बोला, तुम वहाँ खड़े पड़े हो, इधर आओ। इसके बुलाने पर वो लंबी सी जमाई लेता उठकर यहीं आ गया। आयला ने एक लंबी सांस ली और चेहरे दुपट्टे से साफ करने लगी। आयला के पास कुछ फासले पर बैठ गया। दरमियान में रखी टेबल पर ढेरों खाने सजे। वो शर्मो हया दब्बू किस्म की लड़की नहीं थी, मगर इतने मर्दों में इसे अपना आप अजीब लग रहा था। अपने एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इतने में पीटर की आवाज़ सुनी, आप लीजिए ना। वो इसके हाथ में प्लेट पकड़ा रहा था। आयला ने शुक्रिया के साथ थाम ली। हारून पहले ही शुरू हो चुका था। इसने तकल्लुफ़न थोड़ा सा आमलेट प्लेट में निकालकर कांटे से टुकड़े करने लगी। वो तीनों भी खाने लगे। आपने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं, पीटर ने इससे कहा। इसके बोलने से पहले अब्दुल्ला बोल पड़ा, तुम बोलने का मौका दो तो कोई पूछे, तुमसे बेहतर तुम्हारा तारुफ मैं करवा सकता हूँ। वो आयला की तरफ मतवज्जो हुआ। मिस आयला, ये हैं पीटर, स्विट्ज़रलैंड के ख़ास मारूफ इंजीनियरिंग, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। इसकी मंगनी हो चुकी है। जोली इनकी मंगेतर ने फ़िलहाल शादी करने की कसम खा रखी है कि जब तक ये शिकार ना छोड़े। वो बड़ा हंसमुख सा था। पीटर के घूरने के बावजूद उसने अपनी बात मुकम्मल की। हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। इस वक्त बैरा चाय की ट्रे उठाकर अंदर चला आया। अब्दुल्ला ने ट्रे इसके हाथ से लेकर आयला के सामने रख दी। मेरे ख्याल से किसी खातून का ये हक है इसकी मौजूदगी में और कोई क्यों चाय बनाए। वो बड़ी बेतकल्फ़ी से बोला, शायद इसकी झिझक कम करना चाहता हो। आयला को सब ही बहुत अच्छे लगे। वो अपनी प्लेट रखकर कपों में चाय डालने लगी। अब्दुल्ला अब किसी बात से बहस कर रहा था। एक तो मुझे आधी रात सोने से उठा दिया, ऊपर से बुरा भी मैं हुआ। वो पता नहीं किस मौजू पे बात कर रहे थे। 4:30 को तुम आधी रात कह रहे हो। माइकल इसे घूरा तो वो आयला की तरफ देखते हुए बोला, आपका क्या ख्याल है? 4:30 सुबह हो जाती है। वो सोने का बहुत शौकीन लग रहा था। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दी। इन सब से चीनी पूछकर कपों में डाली। सब सर्व करने लगे। साथ बैठे शख्स को बगैर चीनी के इसकी तरफ कप सरका दिया। वो खुद भी पीने लगा। सबका तारुफ तो हो गया, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। पीटर ने इससे कहा तो सब मतवज्जो हुए, सिवाय इसके जो इसे साथ लाया था। मेरा नाम आयला है, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। पढ़ाई से फारिग होकर अपने चचा के पास कीनिया घूमने फिरने आई हूँ। वो इतनी देर में पहली बार इतना तवील जुमला बोली थी। सब गौर से सुन रहे थे। अच्छा, तो शिकार आपका शौक़ है? माइकल जो कम गो था पहली बार मुखातिब हुआ। हारून ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने के लिए कब मुँह से लगा लिया। वो बिना देखे ही समझ गई थी कि वो इस बात पर मुस्कुराया है। वो किस बात पर मुस्कुराया है। इसके जवाब से पहले ही माइकल दोबारा बोलने लगा, अच्छी बात है, लड़कियों को भी इसी तरफ आना चाहिए। फिर इसने दोस्तों से पूछा, वो अनाड़ी वाला किस्सा याद है? सब कुछ याद करके हंसने लगे। शायद कोई पुरानी बात का हवाला दे रहा था। अब्दुल्ला इसकी तरफ देकर बोला, आयला शायद बोर हो रही हैं। हारून ने इनकी बात पर तवज्जो दिए बगैर माइकल की बात को जारी रखा। आयला मुस्कुराकर बोली, मैं बोर नहीं हो रही। चलें फिर। अच्छा है, आप बोर नहीं हो रही तो वो किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको जो माइकल बता रहा था। हम शिकार पर थे, 3 लड़कियाँ वहाँ रास्ता भटक गईं। सभी बहुत डरपोक। हमने इन्हें लिफ्ट दे दी। वहाँ खूब ही तमाशे हुए।
ये हारून साहब इनके दुश्मन बन गए, हमसे अलग नाराज़ होता कि इन्हें लिफ्ट क्यों दी। इनमें से एक कुछ ज़्यादा ही बुज़दिल थी, इसके साथ सबसे ज़्यादा हादसे हुए होते थे। एक बार इसके पाँव पर बिच्छू चढ़ गया। ये हारून मदद की बजाय गुस्सा होता रहा। असल में इसे डरपोक लड़कियां नहीं पसंद। फिर एक बार इसके कैमरे को उठा लिया इसने तो इसकी शामत आ गई। अब्दुल्ला बड़े मज़े से तमाम किस्सा सुना रहा था, सब याद करके मुस्कुरा रहे थे। हारून ने इसे उर्दू में कहा, तुम्हें चलना नहीं है, जल्दी नाश्ता ख़त्म करो। वो इसकी बेवजह नाराज़ पर हैरान हुई। नाश्ता तो वो कब का कर चुकी थी और इसका इंतज़ार कर रही थी। इसके उर्दू बोलने पर तीनों चीख उठे। ये फ़ाइल है, बताओ हमें क्या बोला है। ये फॉल है, बताओ हमें क्या बोला है। तुम लोगों के काम की बात नहीं है। देखा इस गद्दार को, अब्दुल्ला ने दांत पीसकर बोला। हम वतन मिला तो आंखें फेर लीं। आयला आप बताएं, अभी इसने क्या कहा। मुझे यकीन है इसने हमारी बुराई की। इसने परेशान होकर बताया, ऐसी कोई बात नहीं, बस चलने का बोल रहे थे। इसने झगड़ा ख़त्म कर दिया तो वो आपस में प्रोग्राम तय करने लगे। वो खामोश बैठी दीवारों को तकती रही। इनके मुज़ाकरात ख़त्म हुए, चारों खड़े हुए तो आयला भी खड़ी हो गई। वो इनके पीछे चलती हुई खामोशी से बातें सुनती रही। कब इसने पीटर की आवाज़ सुनी, वो अपने दोस्तों को छोड़कर इसके साथ चलने लगा। मैं अगर आपसे कुछ कहूँ, मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगी। न जाने क्या कहना चाह रहा है, इसलिए इजाज़त का इस तलबगार है। इसने हैरत से बोला, जी कहिए। आपको शायद खुद भी नहीं मालूम कि आप बगैर हथियार के बहुत बड़ी जंग जीत चुकी हैं। वो समझ नहीं आने पर इसे देखने लगी तो वो रुक गया और बोला, ये जो मेरा दोस्त है ना, इसे फतह करना मामूली काम नहीं है। वो उंगलियां चटकने लगी। वो इसके घबराए चेहरे को देखकर हंस पड़ा। मैं आप से इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मालूम है वो आपसे ये कभी नहीं कह पाएगा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत गहरा है, इसे समझना आसान काम नहीं है। वो ये कभी मेरे सामने नहीं खोलेगा, हाल कभी मेरे सामने नहीं खोलेगा। हालांकि इसे पता है हम जान चुके हैं, मगर कभी कबूल नहीं करेगा। इससे सर उठाकर पीटर की तरफ देखा भी ना जा सका। झुके सर के साथ बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो इसकी तरफ देकर बोला, आप एक अच्छी लड़की हैं। अगर आप इसे जानबदारी ना समझे तो मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त की पसंद बुरी नहीं हो सकती। एक लड़की खामोशी से इसका ख्याल रखती हो, इससे पूछे बगैर चीनी के इससे चाय देती है। वो यकीनन बहुत अच्छी है। इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर बोला, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, जो इससे समझ ले इसी का हो जाता है। आप इस बात को मसला बनाकर अपने लिए और इसके लिए परेशानी मत खड़ी करना कि वो इजहार करे। अभी वो तुम्हें छोड़ने जाएगा तो मेरी खातिर आप पहल कर देना प्लीज़। वो इससे बताना चाहती थी कि वो बिल्कुल गलत समझ रहा है। वो इसके तासरात को देकर बोला, मैं सिर्फ इसका नहीं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। वो लोग जो मरकजी दरवाजे तक पहुँच चुके थे, इन दोनों को सुस्त कदमों से आता देख कर रुक गए। करीब पहुँचे तो माइकल बोला, क्या हुआ, कहाँ रह गए थे। पीटर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आयला को यहाँ के बारे में बता रहा था। अब्दुल्ला ने हारून से बोला, जो आयला और पीटर पर एक नज़र डालकर लापरवाही से खड़ा था। इसके जवाब में सर हिला दिया। आयला सबको अलविदा अल्फाज कहते हुए जीप में बैठ गई। पीटर की तरफ देखने से गुरेज किया। वो भी बड़ी गर्मजोशी से अलविदा कह रहे थे। जीप स्टार्ट हुई। हारून मुकम्मल ध्यान ड्राइविंग पर। आयला ने पीछे मुड़कर देखा, वो लोग अभी तक खड़े थे। वो अब खिड़की के बाहर चहल पहल और रौनक देख रही थी। ड्राइव करते इतना वक्त गुजर गया मगर दोनों में कोई बात नहीं हुई। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई। एड्रेस बताओ। बड़ी देर बाद खामोशी को चाक करती इसकी आवाज़ सुनाई दी। वो इसे एड्रेस बताने लगी। घर पहुंचकर खुशी में वो दीगर तमाम बातों को भूल गई। ज़िंदगी कितनी अजीबोगरीब तर्जुबात से गुजरती है। वो वापस अपनी असल की तरफ लौट आई। जीप इसके बताए हुए मतलूबा मकान के सामने रुकी तो वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और भागकर बेल पर जो हाथ रखा तो हटाना भूल गई। वो जीप में बैठा इसे देख रहा था। गेट खोलकर रहमत इसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। बेटा आप आ गई, शुक्र है खुदा का। सब किस कदर परेशान थे, आप ठीक तो है ना। वो एक ही सांस में कितनी बातें कर गया। इसने सुकून का सांस लिया, बोली, मैं ठीक हूँ। लैला और दानिश कैसे हैं। इसके चेहरे के तासुरात ने हौसला बख्शा था। वो दो दिनों अस्पताल में दाखिल हैं। बीबी और साहब दोनों वहीं गए हुए हैं। वैसे वो दोनों ठीक हैं। इसे अस्पताल के नाम पर परेशान होता देखकर वजाहत की। इसे जब यहाँ से हौसला हुआ तो अचानक ख्याल आया, जीप में बैठा इसे देख रहा था। इसे अपनी बदतमीज़ी पर बहुत अफसोस हुआ। क्या सोच रहा होगा, कितनी आसान फरामोश मतलबी लड़की है। वो तेज़ी से इसकी तरफ आई और बोली, आप अंदर आइए ना। तुम्हें पता तो है वहाँ मेरा कैसे वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोस्ताना अंदाज से मुस्कुराकर बोला। आयला ने इसकी मुस्कुराहट को बगौर देखा। वो कितनी देरी से मामूल की तरह बात कर रहा था। अच्छा ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। वो जीप स्टार्ट करने लगा तो इसे रोकने लगी। इतनी लंबी ड्राइव के बाद आप बगैर रेस्ट किए जा रहे हैं, आ जाएं प्लीज़। वो इसके स्टार पर नफ़ी में सर हिलाता बोला, अभी मुझे वापस जाके बहुत काम करना है, तुम्हें सब पता है। वो अंदर आने पर आमादा नहीं हो रहा था। फिर इसके चेहरे पर गहरी नज़र डालकर बोला, तुम मेरी बनाई वीडियो
वीडियो रिपोर्ट जियोग्राफी पर ज़रूर देखना। गले पड़े इसके गले पड़ी ज़िम्मेदारी अदा करके बहुत खुश था। वो इसके खुश चेहरे को देखकर चुप खड़ी थी। तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, तुम टेक्सटाइल में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लो। वो यूं बोल रहा था, आइंदा कभी मिलने का इम्कान नहीं। ये इनकी आखिरी मुलाकात है जिसमें एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है। इसे अपनी आंखों में कुछ चुभता हुआ हुआ महसूस हुआ। वो बामुश्किल मुस्कुराई। मैंने इतने दिन आपको सताया, तंग किया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरा इतना ख्याल रखा और रस्मी फ़िक्र अदा करने की कोशिश कर रही थी। तो वो बोल पड़ा, अपना ख्याल रखना और आइंदा तफरीह के लिए वक्त जगह का इंतखाब सोच कर करना। खुदा हाफिज़। इसका जवाब सुने बगैर वो जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा। वो खड़ी लम्हा ब लम्हा जीप को दूर जाता देख रही थी। तो फिर ये तय है कि वो अब मुझे उम्र भर नज़र नहीं आएगा। ये हर चेहरे में इसका चेहरा तलाश करूंगी, दुनिया के हजूम में खो जाएगा, मैं इसे कभी तलाश ना कर पाऊंगी। वो थके कदमों से अंदर चली। इसका सदका उतारा गया, शुक्र के नफल अदा किए गए। खासकर चच्ची को पराई बच्ची की बहुत फिक्र खा रही थी। अपनी बेटी और दामाद से ज़्यादा इसकी फिक्र थी। वो तो अच्छा हुआ इतने दिन से पाकिस्तान से कोई फ़ोन नहीं आया, वरना तुम्हारे बारे में क्या कहती चच्ची जान। गुजरे वाक़यात पर अब तक शौक में थी। लैला और दानिश को काफ़ी चोटें आई थी। चच्ची ने बेटी को इस हाल में देखकर फ़िलहाल डांट का काम मुलतवी कर दिया। ये बात आयला जानती थी। बहुत हो गई इस लड़की की बेसरो पा हरकतें। खुद सरी दिखा रही है, दूसरों को भी अपने साथ मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस अब मैं इसकी रुखसती कर रही हूँ मैं। फिर ये जाने और इसके ससुराल वाले, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम भाई भाभी को क्या मुंह दिखाते। वो लैला की हमायत में बोलकर इन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, चुप रही। 15-20 दिन बाद वो दोनों घर आए तो इसने वापसी का सफ़र बांधा। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, जल्दी आओ। मोनी की बर्थडे भी 2 माह बाद है। जाने की तैयारी देखकर लैला ने इससे लड़ने लगी। इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ, अभी तो हमने सारी बातें भी नहीं की। मैंने तुमसे तुम्हारे ऊपर गुजरने वाले हालात भी नहीं सुने। चची ने इतने दिन बाद इसको घूरते हुए कहा, पहले ही तुम्हारी कलम नवाजी के मज़े उठा चुकी है, इसे जाने दो। मैं नहीं चाहती इसके ऊपर तुम्हारा साया पड़े। ये तुम्हारी तरह खुद से ज़िद्दी नहीं है। रवानगी से कबल चची ने इसे अकेले में समझाया था, हमारे यहाँ लोगों की जहानियत बहुत ख़राब है, इन तमाम बातों का जिक्र किसी से नहीं करना। लड़कियों के लिए कहीं कोई माफ़ी नहीं है। ज़रा सी बात इनके किरदार को धब्बा लगा देती है। अपनी अम्मी को दिल हुआ तो बता देना, बाकी किसी दूसरे को मत बताना। वो पहले रोज़ ही हारून के जंगल के बारे में सब बता चुकी थी। इसने इनकी बात पल्ले बांध ली, किसी से जिक्र नहीं किया। अम्मी से भी वो वापस आ गई थी, एक बदली हुई शख्सियत बनकर। लैला की तरह वो पहले भी नहीं थी, मगर अब अपने करीब तरीन लोगों में खुश दिल और खुश मिजाज लड़की थी। इसकी इस तब्दीली को सबने महसूस किया। सबके इसरार पर बस इतना कह पाई, मेरे ख्याल है मैं अब बड़ी हो गई हूँ। इसकी वापसी के 2 माह बाद लैला की रुखसती कर दी गई। इसके लाख बोलने पर किसी ने इसकी एक ना सुनी। वो दुल्हन बनी लैला की रोती तस्वीरों को देखकर हंसती रही। अम्मी अब्बू के हाथ इसने तवील नाराज़गी का खत लिखा, जिसमें शादी में शिरकत ना करने की धमकी और गालियां से नवाजा गया। बेटी की रुखसती चचा को बहुत परेशान करने लगी तो उन्होंने पाकिस्तान आने की ठान ली। दिन इतने तेज़ी से गुजर रहे थे, इसे लगता था जैसे इसने वो सब ख्वाब देखा। हारून कहीं से ख्वाबों में मिला था। आंखें खोलने पर इसने इसे खो दिया। रात की तन्हाई में अक्सर सोचती तो आंसू निकल आते। वो कोई और ही दुनिया का इंसान था, कुछ देर इसकी दुनिया में आया था और फिर वापस लौट गया। क्या कभी इसने सोचा होगा वो पागल लड़की आज भी इसके लिए आंसू बहाती है? वो तो अब तक भूल भी गया होगा। अगर दोस्तों में कभी किसी बात में मेरी याद आ भी गई तो सर झुकाकर सोचता होगा, कितनी बेवकूफ़ और बुज़दिल लड़की थी जो ख्वामखा मेरे गले पड़ गई थी। और पीटर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा। वो अक्सर खुद से सवाल करती, तुम्हारी तरह मुझे भी ये गलतफहमी हो गई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो इन लोगों में से था जो सारी ज़िंदगी भी साथ रहें तो अजनबियत बरकरार रखते हैं। वो अपने और दूसरे लोगों में एक दीवार कायम रखता था, किसी को इजाज़त नहीं देता था कि वो दीवार पार कर जाए। काश मैं चचा के घर ना जाती, अगर गई तो लैला के साथ ना जाती तो ये दर्द मेरे साथ ना होता। अम्मी इसे साथ ले जाने के लिए बस ज़िद और वो सो बहाने ना जाने के आखिर हार मान कर कपड़े निकाल कर पूछने लगी, वहाँ क्या
कोई फैंसी शो है, ये ड्रेस कैसा है? वहाँ जाने के लिए इसकी बात पर भाभी हंस पड़ी। मेरी जान, फैंसी ड्रेस से शो ही समझो, आज तो वहाँ परियां जलवा फरोज हो रही हैं। सच में इसकी तैयारियां तो हफ्ते भर से जारी हैं। वो ऐसे ही कह रही थी जैसे किसी शादी में जाना है। वो बगैर मूड के जा रही थी, इसलिए तैयार होने का बिल्कुल दिन ही नहीं था। इसे वहाँ जाकर इसका मूड मजीद ख़राब हो गया। इसकी कज़न्स की घटिया हरकतें से नागवार गुजर रही थी। लड़कियों को कम से कम अपनी नस्वानियत का ख्याल रखना चाहिए। वो एक कोने में बैठ गई। अम्मी भाभी सबसे मिलने मिलाने लगी। सारा फूफो और अब्बू की फर्स्ट कज़न थी जो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आई थी, तो पूरा ख़ानदान इनकी खिदमत में लगा हुआ था। जिन जिन घरों में कवारी थी वो एक दूसरे से सबकर लेने की कोशिश में थे। इस खिदमत की बड़ी वजह फूफो का बेटा तैमूर था जो सारी ज़िंदगी लंदन रहा है। पहली बार पाकिस्तान आया था। फूफो ने आते ही बताया था कि वो इसकी शादी करना चाहती हैं। आज उन्होंने ही तमाम फैमिली वालों को पीसी में डिनर दिया था, इसलिए एक से बढ़कर एक तैयार होकर आई थी। लड़कियां सारी तैमूर के आगे पीछे मंडला रही थी और इनकी अम्मियां फूफो के गले का हार बनी हुई थी। इन लोगों की बातों और हुलिये से बेजार अम्मी के पास आकर चलने का कहने लगी। वो इनकार में सर हिलाती बोली, खाना खाते ही चलें, गज़लों का प्रोग्राम है, सुनकर चलेंगी अम्मी और गज़लें। वो समझ गई कि अम्मी भी अपनी बेटी को मुकाबले में लाई है। बेजार होकर पीछे कोने में जा बैठी। कोई इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आयला ने अपनी किसी सोच से चूक कर देखा तो तमाम लड़कियों का सूरज इसके पास आ बैठा जहाँ गज़ल अपना जादू जगा रही थी। हाथ दिया इसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक ही रात में। वो गज़ल के बोलों की तरफ मतवज्जो हुई तो वो फिर से मुखातिब हुआ, आपको शायद गज़लें पसंद नहीं इसलिए बोर हो रही हैं। इसे ख्वामखा से चिढ़ होने लगी जो सर पर सवार हो गया। गज़लों से सबकी तवज्जो हट गई। महफिल की जान एक अंधेरे कोने में आम सी लड़की के पास लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके जवाब ना देने पर खुद बोला, मुझे भी गज़लें नहीं पसंद, मुझे फ़ोक म्यूज़िक पसंद है। अगर गज़लें पसंद होती तो शायद फ़ोक सुनते। वो तंज़ी अंदाज में बोली, वो वाह भी, जितनी खूबसूरत हो इतनी ज़हीन भी, और ज़हीन लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। वो जहाँ से आया था इसके लिए आम सी बात ही। आयला एकदम खड़ी हो गई तो वो भी खड़ा हो गया। इसके चेहरे की नाराज़गी देखकर कुछ कहना ही चाहता था तो वो फ़ौरन अगली नशिस्तों की तरफ बढ़ गई जहाँ अम्मी लोग बैठे थे। तमाम लोगों की चेहरे बुझे नज़र आ रहे थे तो वो अम्मी से ज़िद करके जाने को राज़ी कर लिया। अगले दिन पूरे ख़ानदान की लड़कियों के लिए सदमा लेकर आया था। फूफो अपने लाडले के लिए आयला का रिश्ता मांगने आई है। अम्मी के पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। लाडली बेटी के लिए जैसा सोचा था लड़का इससे बढ़कर था। अच्छा तू जानकर सादे हुलिये में गई थी ताकि दूसरों से अलग लगो। भाभी ने इसे छेड़ा। अम्मी अब्बू ने रस्मी सा सोचने को बोला। सबको यकीन था मान जाएंगी। इसने भाभी से इस रिश्ते से इनकार कर, कर दिया क्या? तो वो ऐसे देखने लगी जैसे इसकी दिमागी हालत पर शक हो। पागल हो क्या? ऐसे रिश्ते नसीब से मिलते हैं? ऐसा शानदार बंदा हर लड़की का ख्वाब होता है। कोई पागल ही इनकार करेगी? इसके इनकार के वहाँ कोई हसीन नहीं थी। सब खुश थे। इसके चेहरे की उदासी सबकी बेतहाशा खुशी में किसी को नज़र नहीं आई। इन ही दिनों लैला और दानिश शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान आए थे। लैला ये खबर सुनते ही सबसे पहले से मिलने चली आई। वो अपने कमरे में तकिए में मुँह छुपाकर लेटी थी। लैला ने आते ही तकिया खींच लिया। बहुत खूब, सारी दुनिया को बेआराम करके खुद आराम फरमा रही है। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तुमने पूरे ख़ानदान की लड़कियों में मुकाबला जीता है। सबकी अम्मियाँ बद्दुआएं दे रही होंगी। वो अपनी बात तो इंजॉय करके खुद हंसने लगी। फिर बोली, आजकल तुम्हें हिचकी ज़रूर आती होगी। अचानक इसकी नज़र इसके रोए हुए चेहरे पर पड़ी तो वो चुप होकर इसे देखने लगी। क्या बात है, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सर झुकाकर बैठी रही तो इसने इसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली, तुम रोई थी? वो अपने आंसू इस वक्त लैला से भी छुपाना चाहती थी, इसलिए इसका हाथ झटक कर खड़ी हो गई। बड़े अफसोस की बात है, मैंने आज तक तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा और अपनी हर बात तुमसे शेयर की, और तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, मुझे से क्या क्या छुपाया है, वरना अभी और इसी वक्त दोस्ती ख़त्म करके यहाँ से चली जाऊँगी। आयला भी कब से किसी के कंधे की मतलाशी थी। इसके कंधे पर सर रखकर रोती हुई बोली, लैला मैं ये मंगनी नहीं करना चाहती, प्लीज़ इसे रुकवा दो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। इसने इसे रोने दिया। जब दिल का गुबार हल्का हुआ तो खामोशी से इसके कंधे पर सर रखे रही। वो बालों में हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली, आयला तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी जो तुम्हारे दिल में है? लैला वो बहुत अच्छा था, इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो जैसे सरगोशी में बोल रही थी। जवाब में इसने गहरी सांस ली और बोली, जाहिर है अच्छा होगा तो तुम्हें पसंद आया। वो तैमूर की तरह हैंडसम नहीं था, शायद दौलतमंद भी ना हो, मगर मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। मोहब्बत ही नहीं होती शक्ल दौलत देखो। वो धीरे धीरे सब बता रही थी और वो गौर से सुन रही थी। मैं 3 दिन इसके साथ रही, वो मुझे ज़िंदगी लगती है। ये तो जैसे कोई सज़ा है। वो जैसे कहीं खो गई थी। लैला ने एक बार फिर टोका नहीं, बस चुपचाप सुनती रही। वो बज़ाहिर बहुत अखड़ा सा मगर
एहसासमंद हमदर्द आम लोगों जैसा नहीं था। वो मैं तन्हा जंगल में रुकने वाला कोई नहीं था मैं तन्हा जंगल में रोकने वाला कोई नहीं था। इसने एक बार भी गलत नज़र से नहीं देखा। इसकी निगाहों में पाकीज़गी थी। क्या कोई और ऐसा हो सकता है? इतना बाकिरदार कौन लगती थी मैं इसकी? अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई इसने। इसे क्या जैसे भी मैं इसकी जिम्मेदारी हूँ मेरे लिए। इसने अपनी कीमती लहू पानी की तरह बहाया मगर मुझ पर आँच नहीं आने दी। लैला ने पूछा, तो फिर क्या वो अचानक बिछड़ गया था? बिछड़ा तो था मगर अचानक नहीं। हमने बाकायदा एक दूसरे को अलविदा किया था। वो बड़े दुख से बोली तो लैला हैरान निगाहों से देखने लगी। वो मेरे साथ हमदर्दी खलूस से ख्याल रखता था। इसे तुम जैसी बहादुर लड़कियां पसंद थी। कभी कभी सोचती हूँ कितनी खुशकिस्मत तो होगी वो लड़की जिसे इसकी रफाकत मिलेगी। मैं इसके मुकद्दर पर रक्ष करती हूँ। और इसकी बात पर लैला ने अपना सर पीट लिया। यानी तुम यहाँ बैठी एक तरफा मोहब्बत का शौक मनाती रहोगी? 21वीं सदी है यार, इंसान भी वही हैं, इनके जज्बात भी 21वीं सदी हो या 22वीं। वो हंस पड़ी और बोली, अच्छा सही है मगर तुम ये तो कर सकती थी, अपनी मोहब्बत का इजहार ही कर लेती। मैं अगर बोल भी देती तो वो यही कहता कि मैंने जो किया इसकी उम्मीद आपने ये लगा ली। मैं इसमें पूरा नहीं उतर सकता तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती। लैला इसके दुख को महसूस करते हुए बोली, एक ऐसा शख्स जिसका तुम्हें पता भी नहीं कि मोहब्बत करता भी था कि नहीं और तुम से खो गया, तो क्या इससे बेहतर नहीं जो बहुत खलूस से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जिसने तुम तक आने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया। हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं वो मिल भी जाएं। ज़िंदगी इसी का नाम है। हमें अक्सर वो ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते। तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसने कितनी लड़कियों में तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हारा साथ मांगा। यकीन करो, चाहने से चाहे जाने का एहसास खुशकन होता है। आप किस के लिए बहुत अहम है, इसकी खुशियाँ और गम आपसे वाबस्ता हैं। ये बात तुम जानोगी तो मेरी सारी बातें तुम्हें सही लगेंगी। वो इसकी राजदार इसे बहुत आराम से समझा रही थी। वो इससे बहुत देर समझाती रही। इसके जाने के बाद इसने दिल टटोला तो इसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर सोचा ज़िंदगी ऐसे है तो ऐसे ही सही। अजीज़ दोस्त के लिए लैला ने बहुत दिल से दुआ दी। माथा चूमा इसके साथ बैठा बहुत खुश नज़र आ रहा था। हर कोई रश्क की नज़र से देख रहा था, कोई हसद की नज़र से देख रहा था। वो इन तमाम बातों से बेनियाज सर चुकाए बैठी थी। साथ बैठा इंसान इतना खुश जैसे कोई ख़जाना मिल गया है। फिर इसने इसे डायमंड रिंग हाथ दबा कर पहनाई। मोहब्बत की नज़रों से झुककर इसे देखा। रात को इसने फ़ोन किया इसे और कहा, मैं इतना खुश हूँ, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ जो ज़िंदगी में चाहा मिल गया। पर आज मुझे वाकई एहसास हो रहा है मैं बहुत लकी हूँ। इधर इसका ये हाल था जैसे इसके अंदर कोई बयान कर रहा हो, ज़िंदगी ने कितना अजीब मजाक किया। ये बात जिन लबों से सुनना चाहती थी कभी सुन नहीं पाई। तो मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। तुम इस रोज़ डिनर में ऐसी बैठी थी, तुम्हारा वो अंदाज़ मुझे इतना मुतासिर कर गया और मैं खींचा तुम्हारे पास चला आया मगर तुम ऐसे मुझे नज़रअंदाज करके चली गई। मेरे आगे पीछे सब लड़कियां, मुझे किसी में कोई कशिश नहीं लगी। तुमने ऐसा किया कि मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि यही वो है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। वो जब तक कराची रहा ऐसे घूमने ले जाता, शॉपिंग करवाता। अगर इसके गिफ्ट से वो कुछ पहन लेती ऐसे खुश होता जैसे इसे ख़जाना मिल गया। इसने जाते हुए इससे कहा कि मैं सब काम जल्दी मुकम्मल करके फिर शादी के लिए आऊँगा ताकि हम दुनिया घूमें और पीछे पीछे काम की फ़िक्र ना हो। इसने बहुत कीमती नेकलेस इसे पहनाते हुए सब कहा। इसने तैमूर से अपनी जॉब का जिक्र किया। इसे कोई इतराज़ नहीं था मगर पुप्पो नाराज़ हुई। मेरी होने वाली बहू टगे टगे की नौकरी करे, जितनी तुम्हें वो तनख्वाह देंगे इससे दुगनी तो मैं अपने नौकर को देती हूँ, जितने पैसे चाहे हमसे ले लो। माँ की बातों की हर बात तैमूर ने आयला से माफ़ी मांगी। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद जो भी होगा, जो भी करना चाहोगी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। वो पुप्पो की बातों से हर्ट हुई थी कि नहीं, मगर इस इंसान के अंदाज से खुद पर शर्मिंदा थी कि इतने अच्छे इंसान से वो मुनाफकत कर रही थी। पुप्पो का आला दिमाग और इनका घराना इसे डरबे की तरह लगता। जब तक पाकिस्तान रही आयला की ज़िंदगी अजाब में कि ये क्यों पहना, ये इतनी हल्की ज्वेलरी क्यों इस्तेमाल की, कपड़े इस कलर के क्यों पहने, हमारी बहू हो अब हमारे जैसी बनो, फलां से उर्दू में क्यों बात की, वगैरह वगैरह। वो शायद बेटे की ज़िद से मजबूर थी वरना आम सी लड़की को अपने घर की इकलौती बहू का एजाज़ देती। लंदन जाकर भी तैमूर में कोई तब्दीली नहीं आई, वैसे ही फ़ोन करता। तवाइफ
तोहफे वगैरह भेजता, वो भी इससे बहुत अच्छी तरह सब करती। 6 माह बाद आयला की ये सालगिरह थी। तैमूर ने ख़ास तरीके से मनाने का सोचा और अचानक पाकिस्तान आकर सबको सरप्राइज़ दे दिया। लैला और दानिश चची की तबीयत ख़राब की वजह से आए हुए थे। तैमूर के आने पर इसे छेड़ने लगे। तुमने क्या जादू किया इस पर, मुझे भी बता दो। दानिश पर करूं, ये तो साथ रहकर भी मेरी सालगिरह भूल जाता है, याद आ जाए तो एहसान करके से नवाज जाता है। तैमूर बहुत मसरूफ़ होकर भी 3 दिन के लिए आया था और आज ही इसको वापस जाना था और तैमूर इसको एक सेमिनार में ले गया। इसका दिल नहीं था मगर तैमूर को खुश करने के लिए इसके साथ चलेगी। वहाँ ऐसी बातें कि इसका दम घुटता महसूस हुआ। इसने तैमूर से कहा, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ। इजाज़त मिलने की देर थी। वहाँ से भाग निकली, इधर उधर टहलने लगी। सामने आते शख्स को देखकर ठटक गई, इससे नज़रें चुराकर जाना चाहती थी वहाँ से, मगर कदम रुक गए। एक ही लम्हे में वो भी इसके सामने था। वो इसे देखकर बेहद खुश लग रहा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से रोज़ बीबी सी देखता हूँ कि शायद मोहतरमा ने कोई तीर मारा हो, मगर अफसोस वो पता नहीं किस बात पर बहुत खुश लग रहा था। कुछ तो बोलो, यही कह दो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो बामुश्किल बोली, कैसे हैं आप? वो इसके फॉर्मल अंदाज पर हैरत से बोला, मैं तो खैर ठीक ही हूँ, तुम अपनी सुनाओ। इसके जवाब से पहले ही बोला, मेरा ख्याल है कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। और चलने के लिए कदम यूं बढ़ाई जैसे इसे यकीन था वो साथ चल पड़ेगी। वो अपने आप को इसके साथ जाने से रोकना चाहती थी, मगर इसके कदम खुद ब खुद इसके पीछे चल पड़े। इसे सुस्त चलता देखकर वो भी आस्ता चलने लगा। फिर एक जगह इसे बैठने का बोला, वो बैठ गई। वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। ज़मीन की सतह को घूरते हुए बोला कि अब पता चला दुनिया इतनी वसी नहीं कि जो खो जाए फिर मिले ना। तुम्हें यकीन था हम कभी दोबारा मिलेंगे? वो अजीब बातें कर रहा था। इसे अपने मिलने पर इसे खुश देखकर तजुब था। कुछ देर जवाब न मिलने पर खुद ही बोला, तुम्हें नहीं लगता हम फैमिली अंदाज में अचानक मिल जाते? मैंने तो अब सोच लिया, फिल्मों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। वो जवाब में मुस्कुरा भी ना सकी। वो इसे खामोश देखकर खामोश होकर बोला, वो 2 साल वक़्त इतना तवील नहीं होता कि कोई पूरे का पूरा बदल जाए, मगर तुम मुझे बहुत बदली लग रही हो। अरे लड़की, कुछ तो बोलो, इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ। वो खुद को संभालती हुई बोली, आप यहाँ कैसे आए? कोई मुहिम थी? वो ये समझ रहा था अभी रूठे अंदाज में बोलेगी कि मेरा नाम लड़की नहीं आयला है। इसके गैर मुतवक्का जवाब पर वो कुछ चुप बैठा रहा। काफ़ी देर बाद गुमसुम लहजे में बोला, मुहिम ही समझ लो। वो अब कुछ सर्द पड़ गया था। आयला, तुम्हें मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई? वो इसके तासुरात समझ नहीं पा रहा था। जैसे वो खुश होना भी चाहती है और नहीं भी, जैसे कोई बात कोई चीज़ इसे रोक रही है। वो इसका चेहरा आसानी से पढ़ लिया करता था। इसका चेहरा सच्चा मुनाफकत से पाक था, मगर आज हैरान कर रही थी, ऐसे करके मैं आपसे मिलकर खुश क्यों नहीं होंगी? आप तो मेरे मोहसिन हैं, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। वो ऊपर देख कर बात नहीं कर रही थी, अपनी आंखों का भेद नहीं देना चाहती थी। तुम मुझसे नाराज़ हो ना? कितना समझाया था पीटर ने मुझे, वो दोस्त मेरा था, फेवर तुम्हारी करता था। पता नहीं वो किस गलती का इतराफ़ कर रहा था। आयला, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था हम फिर कभी मिलेंगे। अपने ख्याल से मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया था। जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था, तुम्हारी नाराज़ और शिकायत करती नज़रें मेरा साथ ही थी। इन नज़रों ने हमेशा मेरा पीछा किया। वो जैसे पता नहीं कौन सी ज़बान बोल रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी, मगर इसे अचानक महसूस हुआ इसके हाथ में पहनी कीमती अंगूठी से चुभने लगी है। अपनी कैफियत से घबरा कर वो कुछ कहना चाहती थी कि वो बोल पड़ा, कुछ मत कहो, सिर्फ मुझे सुनो। मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। मुझे ये बात कबूल करने में कोई आड़ नहीं है। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो मेरे दिल के दरवाजे पार कर गई। वहाँ मना का बोर्ड भी नज़रअंदाज करके मेरे दिल में दाखिल हो गई और मैं तुम्हें कभी दिल से निकाल नहीं पाया। मैं एक कमज़ोर सी लड़की से हार गया। तुम्हें याद है ना, मुझे हारने से नफ़रत है। मैं तुमसे हार गया। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे कब पहली बार अच्छी लगी, शायद तब जब बहुत बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं आया तो बोली, शुक्र आप आ गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी, शायद इस वक्त जब लड़के खैमे से निकलकर पत्थरों पर बैठकर बददुआ दे रही थी, मगर इतना तो मुझे पता था कि मैं अपनी आदत के ख़िलाफ़ तुम पर बहुत रायत बरत रहा हूँ, मगर ये बात कबूल करने पर आमादा नहीं था। मुझे लगा शायद माहौल का असर है कि मैं तुम में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ। इसके मुँह से ये बातें सुनकर वो कुछ देर के लिए सब भूल गई थी। अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी भी इसे याद नहीं रही, बस सर झुकाए से सुनती रही। वो लोग जो तुम्हें रात तंग कर रहे थे, दिल था इनके टुकड़े टुकड़े कर दूँ, ठीक है, तुम्हारी हिफाजत
की थी, मगर मेरा रवैया महज ज़िम्मेदारी वाला नहीं था। मेरी कैफियत ने मुझे खुद से खफा कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहता था, अपनी इसी कैफियत से छुटकारा पाना चाहता था। मुझे लगा कि वक्ती उबाल है जो वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो जाएगा, मगर तुमसे दूर जाके जाना वो बुज़दिल और डरपोक लड़की मेरे हाथ से थप्पड़ खाकर मेरे ही गले लगकर रोती थी। इससे मैं कभी भी भुला नहीं सका, खुद से बहुत जंग करता रहा। आखिरकार हार कर तुम्हारी तलाश में यहाँ आया तो लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। जिन हरकतों को मैं चीप समझता था, खुद कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। तुमने कितनी बार मुझे अपने बारे में बताने की कोशिश की, मैंने सुनना गवारा नहीं किया। वो बात भी मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बनी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में कहाँ रहती हो। इस दरख्त को घंटों बैठकर देखता रहता जहाँ मेरा तुम्हारा नाम लिखा था, आयला का। आयला, क्या वो दिन ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं? तुम कॉफ़ी बना के लाओ, हम झील किनारे बैठे हों। वो वक़्त बहुत खूबसूरत था, कहीं खो गया। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी थी, एकदम से उठ खड़ी हुई, जैसे भाग जाना चाहती थी। प्लीज़ बैठ जाओ आयला, मेरी बात पूरी सुन लो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर कम से कम मेरी बात तो सुन सकती हो ना। मैंने आज तक अपना आप किसी के सामने नहीं खोला, आज तुमसे सब कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सुन लो। वो आजिज़ी से बोल रहा था और फिर से बैठ गई। मोहब्बतों पर से मेरा दिल उठ गया था कि ये बकवास है, सब इनका दुनिया में कोई वजूद नहीं है। माँ बाप ने मोहब्बत से यकीन उठा दिया था। उन्होंने ज़माने से टक्कर लेकर शादी की थी, मगर मैंने होश संभाला तो कहीं मोहब्बत नज़र नहीं आई। जाहिलों की तरह लड़ते देखा। जब मैं 16 साल का हुआ तो दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी अपनी नई दुनिया आबाद कर ली, और मैं अकेला रह गया। बाप अमेरिका में नेवी बच्चों बाप अमेरिका में बीवी बच्चों में मसरूफ़, मुझे पढ़ने के पैसे भेज देते। माँ को तो वक़्त नहीं मिला। मैं सारी दुनिया में अकेला। आस्ता आस्ता मैं बदल गया। तुम्हें इतनी शिद्दत से रद्द करके बेकार की, खुद से ज़िद की। मुझे आज कुदरत ने अपनी गलती का एतराफ़ करने का मौका दिया, तो सब कह देना चाहता हूँ, आयला मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, हम बहुत खुश रहेंगे। मैं सिडनी में छोटा सा कारोबार करता हूँ, अपना मकान है, मेरे मकान को घर बना दो। इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी। जब सब ख़त्म हो गया, अब आए हो। वो चुप, इसकी आंखों से गिरते आंसू देख रहा था। वो इसे सब बताने वाली थी, आंखें खुश करके देखा तो तैमूर इसकी तरफ आता नजर आया। इससे नहीं पता था कि वो कहाँ से गलत है, किस जगह इससे भूल हुई, मगर इस वक्त वो खुद इनको इन दोनों का मुजरिम समझ रही थी। तुम्हारी फ़िक्र में तो मुझसे वहाँ तकरीर भी नहीं सुनी तुम्हारी फ़िक्र में तो मुझसे वहाँ तकरीर भी नहीं सुनी गई। फिर अचानक इसकी नज़र से शख्स पर पड़ी जिसे आयला की फ़िक्र में देख नहीं पाया था। हेलो, इससे बहुत खुश दिली से मिला कि आयला का दोस्त यहाँ क्लास फेल होगा। इतनी देर में लैला और दानिश भी आ गए। लैला आते ही शुरू होगी, तुम्हारी वजह से हम भी सुन नहीं सके, मोहतरमा बोर हो रही होगी। जबकि दानिश इस अजनबी को देख रहा था। लैला ने भी दानिश की नज़रों का ताक़ुब किया। क़यामत की घड़ी आखिर आ ही गई। खुद को हौसला देती मुस्कुरा कर बोली, ये हारून है और ये मेरी कज़न है लैला, ये इनके शोहर दानिश और ये मेरे फ्योंसी तैमूर। लैला ने बेसाख्ती से देखा, जिस शख्स का रोशन चेहरा एकदम बुझ गया, और वो जो इसकी प्यारी दोस्त थी। कौन कहता है ये लड़की बुज़दिल है? आओ देखो, इससे बहादुर कोई हो नहीं सकता। क्या कोई बता सकता है कि बजाय मुस्कुराती लड़की का दिल इस वक्त धाड़े मार मार कर रो रहा है? इसकी जगह मैं होती तो हौसला हार जाती। आयला मेरी जान इस वक्त ज़िंदगी के पुरसरात का सफ़र तय कर रही है। तैमूर हारून से बहुत खुश दिली से मुखातिब था। और हारून साहब, आपकी क्या मसरूफियात हैं? अगर वो कमज़ोर लड़की बहादुरी का मुजाहरा कर सकती थी तो ये बहादुर आदमी था। मुस्कुराते हुए बोला, मसरूफियात क्या हैं? सिडनी में एक फ़र्म चलाता हूँ, आर्टिस्ट आदमी हूँ, जो जहन में आता है पेपर पर उतार लेता हूँ। इस पर तैमूर और दानिश हंस पड़े। आप आयला के दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हुए। बस ये बात अब तय होगी कि हम लोग शादी के बाद आपके पास सिडनी आएंगे। मुझे वैसे भी साहिल बहुत पसंद है, हम घर भी वहीं बनाएंगे। इसका नक्शा आप बनाकर दोगे? मंजूर है। बिल्कुल मंजूर जनाब। लैला इस शख्स के सब्र को देख रही थी, जबकि आयला इनकी आराम से बातें सुन रही थी। कुछ देर बातें करके वो बड़ी गर्मजोशी से खड़ा होकर खुदाफिज कहने लगा। एक आखिरी निगाह इस पर डाली जो शायद इसका था ही नहीं, और वहाँ से चला गया। इसने इसे जाते देखने की जहमत किए बगैर तैमूर से बातें करने। लैला को अचानक कोई काम याद आया, वो वहाँ से चलेगी। कुछ देर में आई तो वो किसी बात पर सब हंस रहे थे। रात तैमूर को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद लैला इसके साथ ही आ गई और इसके कमरे में आकर जो बोल रही थी वो काबिल फ़हम था। लैला, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? वो आखिर तंग आकर बोली। आयला, वो तुम्हें बहुत चाहता है, इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेलौस मोहब्बत देखी है। इसे मायूस मत लौटाओ, इसे रोक लो। इसकी बात सुनकर आयला आपस से बाहर हो गई। वो मुझे बहुत चाहता है, मैं इसके साथ
हूँ, कल कोई और मुझसे मोहब्बत के दावे करे तो इसको छोड़ के इसके साथ हो लूँ। कोई क्यों खुद को ज़ियत दे रही हो तैमूर, बहुत आज़ाद ख्याल है, मैं इससे बात करूँगी, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, मैं सब हैंडल कर लूँगी। देख ज़िंदगी एक बार मिलती है, वो इतनी दूर से तुम्हारी तलाश में आया था, मैं इस वक्त इसके पीछे गई थी, वो कितना थका नडाल लग रहा था। मैं इसका फ़ोन नंबर एड्रेस ले आई हूँ, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। आयला ने लैला का हाथ बहुत नफ़रत से झटक दिया। तुम मेरी दोस्त ना होती तो इस बात पर तुम्हें थप्पड़ मार देती। दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। बात अगर मोहब्बत की है तो तैमूर भी बहुत करता है। इस रास्ते पर तुम्हें तुम्हारे समझाने पर आई थी, अब पढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कोई यूरोप नहीं जहाँ शादी मजाक होती है। आज एक से कल दूसरे से। मैं मशर की लड़की हूँ जिसके साथ बंध गई, मरते दम तक निभाऊंगी। तो मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए। मुझे जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए जो दुरुस्त वक़्त पर दुरुस्त बात नहीं कर पाए। क्यों मैंने ज़िंदगी के सबसे अहम मामले की गफलत की। मेरा ख्याल था दर्द दिल पर दस्तक देती सारी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार में रहेगी। आज सोचूं तो दिल में आता है मैं ही ऐसा था, हालात ने मुझे ऐसा कर दिया। मामा बाबा की वजह से मोहब्बतों से दिल उठ चुका था। इतनी अच्छी लड़की को जर्द करता रहा, बुरी तरह रद्द करता रहा, बुरी तरह। माँ बाप ने तो अपनी ज़िंदगी ने सिरे से शुरू कर दी। मैं सारी ज़िंदगी प्यार को तरसता रहा, वालिदैन को भी ख्याल ना आया। 16 साल का बच्चा घर बिखरने पर टूट चुका है, वो इसे भूल ही गए। मैं तन्हा रह गया, सारी मोहब्बतों से नफरत करके हॉस्टल में बेजारगी की ज़िंदगी गुजारी, यही सोच के कि कभी शादी करनी पड़ी तो ज़रूरत के लिए रिश्ता होगा, मोहब्बत का गुजर भी नहीं होगा। इसलिए इतनी अच्छी लड़की को बुरी तरह रद्द करता रहा। क्या पता था ऐसा करके खुद को दुखी कर लूँगा और तैमूर खुशबख्ती का ताज सजा लेगा। अल्लाह करे तुम्हें कभी भूले से भी मेरी याद ना आए, तुम भूल जाओ दुनिया में कोई हारून भी था जो शायद अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहता है तुम्हें। तैमूर और वो जूरी पसंद करके डिनर करने आ गए। तैमूर बहुत खुश था, बहुत बातें करना चाहता था, इसलिए वहाँ काफ़ी देर लग गई। सर्दियों में रात 10 भी आधी रात होती है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, इसलिए इनका साथ जूरी पसंद करने गई थी। सर्दियों की रातें वो ऊपर से मौजूदा बारिश, रोड पर सन्नाटा, गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक और मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। आयला मुस्कुरा रही थी कि अचानक झटके से गाड़ी रुकी तो इसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। सामने का मंजर देखकर इसके औस्तान खता हो गए। 3 मसल्ला नकाब पोश जिन्होंने रोड पर शायद कोई रुकावट खड़ी की, इनकी गाड़ी रोकने पर मजबूर किया। हाथों में गन लिए बड़े सफाक लहजे में इन्हें उतरने का कहा। वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। तैमूर ने गाड़ी की चाबी छीनी और अपने साथियों से बोला, चलो जल्दी बैठो। इसका लहजा बहुत सर्द था। इसकी बात सुनकर एक आगे बढ़ा। तैमूर के साथ खड़ी लड़की को बहुत गौर से देखा, अपने साथी से बोला, यार खाली क्या जाएं, ये सामी बड़ी तगड़ी लग रही है, चीज़ बुरी नहीं है, क्या ख्याल है तवान का भी कोई चक्कर चला लें। इसने आयला को गन से इशारा करते हुए बोला, चलो गाड़ी में बैठो। आयला ने तैमूर की तरफ मदद के लिए देखा तो लाशौरी तौर पर वो पीछे हट गया। वो खुद खौफ से कांप रहा था। आयला के दिल पर जैसे बिजली गिरी। आयला भागकर तैमूर की तरफ जाना चाहती थी मगर उन्होंने धक्का देकर इसे गाड़ी में बैठा दिए। वो मचल मचल कर खुद को छुड़ा रही थी और तैमूर खामोशी से सब देख रहा था। इनमें से एक ने तैमूर को एक पंच मारा और वो गिर गया। अगर खैरियत चाहते हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, अगर मरने का इतना शौक है। इस आदमी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर जो आयला कार खोला था, आयला इसे देखे बिना अंधाधुंध भगाने लगा। वो कुछ देर पहले कांप रही थी मगर इतनी तसल्ली थी कि मेरा मुहाफिज साथ है। इसे जाता देखकर किंग हो गई। अगले ही पल न जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, अपनी पूरी कुव्वत से धक्का देकर आज़ाद होगी। वो शायद इसके नाजुक सरापे से बहादुरी की तवक्को नहीं कर रहा था। वो सोच रहा होगा कि मर्द इतना डरपोक था तो इसका क्या हाल होगा, इसलिए मार खा गया और वो पूरी ताकत से भागने लगी। वो शायद इससे मारना नहीं चाहते थे। वो गाड़ी में बैठकर इसके पीछे आने लगे। वो एक तंग सी गली में घुस गई। कुदरत इस पर शायद मेहरबान थी। इस वक्त वो तमाम इलाका बिजली जाने की वजह से तारीक था। वो इस गली मुड़ता नहीं देख सके या फिर खुदा ने इस लम्हे इनकी आंखों को अंधा कर दिया था। वो गाड़ी आगे ले गए। अंधेरी गली में एक दरख्त के नीचे सख्त बारिश में पता नहीं कितनी देर वो वहाँ छुपी रही। वो जा चुके थे मगर वो त्यातन नहीं निकली कि कहीं अभी तक मेरी घात में ना बैठे हों। जब बहुत देर किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आई तो दौड़ते हुए इस गली से बाहर आई। पूरा इलाका अब भी तारीकी में था। अंधेरे में अकेली सड़क पर ज़ोर से बिजली चमकी। डर से इसकी चीख निकल गई। फिर इसने देखा एक शख्स इसकी तरफ बढ़कर आया। इसे मुश्किलों से बाहों में लेकर आंचल सर पर डाला। बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया। दिल तो चाहता था इनके टुकड़े टुकड़े कर दूं। वो सुनसान सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। रात के 12 बज गए थे। भाभी इनके इंतज़ार में जाग रही थी। वो परेशान थी कि इतने लेट क्यों हो गए।
गए। इतने में गेट पर बेल ने इन्हें इत्मीनान दिलाया। आयला और तैमूर को सुनाने के मोड़ सुनाने के मोड़ में सुनाने के मूड में गेट खोला तो केली बारिश में भीगी बाहर खड़ी थी। क्या हुआ, तैमूर कहाँ है? वो इसके इस हुलिये से खौफजदा होकर पूछने लगी। वो कुछ बोले बगैर अंदर दाखिल हो गई। आयला, कुछ बताती क्यों नहीं? मेरा परेशानी से बुरा हाल हो रहा है। शुक्र अम्मी अब्बू की आंख नहीं खुली, वरना अब तक ना आने पर मुझे से भी ज़्यादा परेशान होते। वो बुत की तरह खड़ी। भाभी ना जाने क्या क्या पूछ रही थी। भाभी ने चीख कर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बताओ, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आयला ने इन्हें चीखते सुना तो अपने हवास में आने लगी और बड़े पुरसुकून से हाथ से हीरे की अंगूठी उतार कर भाभी के हाथ रख दी। भाभी से पुप्पो के पास भिजवा दें। फिर इनके मजीद पूछने पर अपने कमरे में घुस गई। भाभी वही गुमसुम खड़ी रही। फिर वो इसके साथ बात के लिए इसके कमरे में आ गई तो उन्होंने सुना किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि हारून, मैं तुम्हारी बाहों में आना चाहती हूँ ज़िंदगी भर के लिए, मेरे मुहाफिज बन जाओ। देखो, इस बार आने में देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन रकम मुड़ी तो भाभी सख्त नाराज़गी से खड़ी थी। वो इत्मीनान से इनकी तरफ बढ़ी। अपने फैसले पर ना पछतावा था ना शर्मिंदगी। ये फैसला मोहब्बत भरे दिल का था जो तड़पता मचलता आखिरकार दुनिया की रस्म और रिवाज से टकरा गया था। ये फैसला इस लड़की का नहीं था जो अपनी ख्वाहिश मर्जी करने वाली थी। ये इस लड़की का फैसला था जो मशरकी बेटी थी। दौलत गाड़ी नहीं से इज्जत तहफ़्फ़ुज़ दरकार थी। जो इसका साहिबान हो वो खुद पर सब बर्दाश्त करके इस पर आँच नहीं आने दे। जो कड़ी धूप में इसका साया दार शजर बने। जो इसे किसी मैली आंख से ना देखने दे। वो ऐसे शख्स के साथ किसी जंगल में भी रहना पड़ ले तो वो रह ले, किसी झोंपड़ी में भी रह लेगी, मगर किसी बगैरत आदमी का साथ इस मशर की लड़की को कबूल नहीं। वो अपने फैसले पर बहुत मुतमिन थी और इसका रखवाला, इसका साहिबान सुबह होते ही आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर जैसे जान में जान आ